शेयर वन नोट। ठीक है बच्चे, आपको ये स्क्रीन दिख रहा होगा ना, वन नोट वाला? सर ठीक है, तो शुरू कर रहा हूँ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। और एक छोटी सी चीज डिस्कस करना चाह रहा था। कुछ क्वेश्चंस वगैरह दिए थे मैंने, वो तो तुमने कर लिए होंगे। किसी को पूछना हो तो मुझसे पूछ लेना, क्लास के एंड में मैं ले लूंगा छोटा सा डिस्कशन। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, एक बच्चे ने मुझे भेजा था कि सर ये वाला कैसे होगा, तो मैं एक बार वहीं से शुरू कर देता हूँ। उसने कहा था कि मॉड वाई इज इक्वल टू एफ एक्स करके ग्राफ दिया हुआ है। तो देखो, इसमें ना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब हम सब कुछ नहीं कर सकते क्लास में, हमको कंसेप्ट समझने होते हैं, इसलिए मैंने बेसिक चीजें करा दी हैं। लेकिन अब तुम अगर मॉड वाई इक्वल टू एफ एक्स को देखो, लॉजिक लगाओ। सपोज करो कोई बोलता है मॉड वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो मॉड वाई इज इक्वल टू 3 का मतलब क्या हुआ? मॉड वाई इज इक्वल टू 3 का मतलब हुआ वाई कैन बी 3 और वाई कैन बी -3। क्योंकि तुम्हारा आरएचएस पॉजिटिव है, लेकिन एलएचएस में मॉडुलस के अंदर जो वाई है दैट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अगर कोई बोलता है मॉड वाई इक्वल टू 3 का ग्राफ बनाओ, तो तुम क्या करोगे? तुम कहोगे सर मॉड वाई इक्वल टू 3 का ग्राफ तुम्हारे सामने है। पहली बात तो याद रखना कि मॉड वाई इक्वल टू एफ एक्स अगर कभी भी होगा तो ये फंक्शन नहीं होगा कभी भी। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन के लिए कुछ बच्चों को पता होगा, फंक्शन के लिए रिक्वायरमेंट है वर्टिकल लाइन टेस्ट, कि अगर एक वर्टिकल लाइन बना दो और वो ग्राफ को एक ही पॉइंट पे काटे तभी हम उसे फंक्शन कहते हैं। तो कोई भी इक्वेशन जो मॉड वाई इक्वल टू एफ एक्स की टाइम की है वो फंक्शन नहीं है, उसमें दो फंक्शन है बेसिकली। एक फंक्शन है उसके अंदर वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, और एक फंक्शन है उसके अंदर वाई इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। ये बेसिक कंसेप्ट हो गया। अब सपोज करो कोई बच्चा ये बोलता है कि सर ये ग्राफ है वाई इज इक्वल टू एफ एक्स का, और आप इसको यूज करके मॉड वाई इज इक्वल टू एफ एक्स बना के दिखाइए। सिर्फ समझाने के लिए कंसेप्ट छोटा सा बता रहा हूँ। तो मॉड वाई इक्वल टू एफ एक्स बनाना है सपोज करो। अब तुमको पता है कि अगर वाई इज इक्वल टू एफ एक्स है और मुझे बनाना है मॉड वाई इक्वल टू एफ एक्स, तो बच्चे मॉड वाई इक्वल टू एफ एक्स जो है वो नेगेटिव तो हो नहीं सकता। अब हमारा जो मॉड वाई है, एफ एक्स राइट साइड है, वो नेगेटिव नहीं होगा। तो अगर ये नेगेटिव नहीं होगा, एक मिनट, अगर ये नेगेटिव नहीं होगा मॉड वाई, तो इसका मतलब है ये जो नेगेटिव पोर्शन है ये वाला, ये पोर्शन नहीं आएगा हमारे इस वाले ग्राफ में। क्योंकि एफ एक्स की हम वही वैल्यू लेंगे जो मॉड वाई है, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। तो क्या करेंगे, एक तो ये हो गया क्योंकि ये सारा का सारा यहाँ पे वाई पॉजिटिव है आपका, तो ये सारा हो सकता है। और दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा ये हो जाएगा इसका, क्योंकि वाई इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो जाएगा। तो जैसे मॉड वाई इक्वल टू 3 किया था मैंने, तो उसमें दो पार्ट आ जाएंगे, एक वाई इक्वल टू 3 आ जाएगा, एक वाई इक्वल टू माइनस 3 आ जाएगा। सिमिलरली अगर कोई ये ग्राफ देता है वाई इक्वल टू एफ एक्स का, तो इसका मॉड वाई इक्वल टू एफ एक्स कैसा बन जाएगा? ऐसा बन जाएगा, क्योंकि नेगेटिव वाला हट जाएगा, क्योंकि नेगेटिव वाई होगा नहीं, नेगेटिव वाई भी लोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा। तो वाई इक्वल टू, जैसे हम वाई इक्वल टू मॉड एक्स में क्या करते थे, मॉड एफ एक्स में अगर y इज इक्वल टू एफ मॉड एक्स था मेरा, मॉड एफ एक्स, तो हम क्या करते थे, सिर्फ पॉजिटिव वाला ले लेते थे ना, ये वाला, फिर उसको ऐसे कर देते थे। इस केस में क्या होगा, ये हट जाएगा और ये रेप्लिकेट हो जाएगा ऐसा। ठीक है, तो ये छोटी सी चीज थी, किसी बच्चे ने मुझसे डाउट को पूछा था व्हाट्सएप पे, तो मैंने सोचा एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से आगे चल रहा हूँ मैं, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू कर रहे हैं। किसी को पूछना तो नहीं है अभी कुछ, कोई भी चीज पुरानी? सर वो लास्ट क्लास में गलत हो गया था, एक ग्राफ गलत हो गया था ना वो। लास्ट, हाँ लास्ट क्लास में एक ग्राफ गलत हो गया था बेटा, वो मैंने भेज दिया था ना बाद में व्हाट्सएप पे, वो गलत हो गया था एक ग्राफ लास्ट क्लास में। वो बेसिकली ना वो होगा, मतलब डिसकंटिन्यूस होगा इंटीजर पॉइंट्स पे, अगर एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स निकालो। ठीक है सर। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू कर रहा हूँ। और क्लास में जैसा मैंने बोला, हम लोग एसेंशियली फोकस करेंगे थ्योरी पे, और प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम्स हम लोग करना, जेई मेन की प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करना बेसिकली एसेंशियली पहले, उसके बाद जेई एडवांस की प्रॉब्लम्स पे आ जाना। ठीक है, और जब हम लोग मिलेंगे तो फंक्शनल पॉलिनोमियल इक्वेशंस की थोड़ी और ग्राफ्स भी देखेंगे क्वाड्रेटिक के अलावा, क्यूबिक वगैरह का। लेकिन अभी नहीं करा रहा हूँ वो चीज, अभी मैं इनके मॉड्यूल पे आगे बढ़ रहा हूँ। तो सपोज करो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं, तो बच्चों तीन चीजें हैं इसमें। जैसे ए एक्स स्क्वायर, जैसे अगर हम बोलें तो y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इसमें बच्चे तीन तरीके के क्वेश्चंस तुम्हें मिलेंगे मेंस में और एडवांस में। एक क्वेश्चंस होंगे इनके रूट से रिलेटेड, दूसरी कैटेगरी ऑफ रूट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उसमें बेसिकली अल्फा बीटा रूट्स हैं, उनका प्रोडक्ट कितना है, उनकी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारे होंगे, रियल रूट और इमेजिनरी रूट्स वगैरह। दूसरी कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस जो आएंगे वो आएगी आपकी लोकेशन ऑफ रूट से रिलेटेड, एक होगी अल्फा बीटा से रिलेटेड, प्रॉपर्टीज ऑफ रूट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। दूसरी कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस होंगे आपके लोकेशन ऑफ रूट से रिलेटेड। ये लोकेशन ऑफ रूट भी स्टैंडर्ड टॉपिक है, इससे काफी क्वेश्चंस आपको दिखेंगे एडवांस के उसमें। और तीसरी जो कैटेगरी होगी वो क्वेश्चंस होंगे आपके, बेटा किसी का ना माइक ऑन है मेरे ख्याल से, तो अपने माइक ऑफ रख लीजिएगा।
तो तीसरी जो कैटेगरी है वो होगी बच्चे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। अब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन जब मैं बोल रहा हूँ तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर मैं बोलता हूँ जैसे ये मेरा क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है? जिसके दो रूट हो, ऐसी पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसके दो रूट्स हैं। तो अगर इसको मैं इक्वल टू जीरो कर दूं तो ये बन जाती है मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन हमेशा सॉल्वेबल होती है, इक्वेशन के रूट्स होते हैं। अब इसके रूट्स रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं, वो हम देख लेंगे थोड़ी देर में। और अगर मैं इसको इक्वल टू जीरो ना करूं, एक वेरिएबल ले लूं y, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, तो ये जो वैल्यू आएंगी y की अलग अलग x पे, x को फॉर द टाइमिंग हम रियल मान लेते हैं, तो y की जो वैल्यू आएंगी हमारी अलग अलग x पे, उनको जब हम प्लॉट करेंगे तो जो हमारा ग्राफ आएगा उसको हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहेंगे। बेसिकली क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू x के हर पॉइंट पे क्वाड्रेटिक हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे इसका हम ग्राफ बनाते हैं, हमको पता है पैराबोला आता है, तो हम किसी भी y पे, किसी भी x पे y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो उसकी जो वैल्यूज होती हैं वो दैट दैट दिस इज नोन एज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को अगर मैं इक्वेट कर दूं राइट हैंड साइड पे जीरो से, तो दिस बिकम्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल हैव टू सॉल्यूशंस। तो ये बेसिक फंडामेंटल्स हो गए। फॉर द टाइम बीइंग वी विल बी अज्यूमिंग ऑल कोएफिशिएंट्स a b c टू बी रियल। हालांकि आईआईटी में कॉम्प्लेक्स वाले भी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन वो कवर हो जाते हैं बाद में जब कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। और ए कभी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर ए जीरो हो गया तो वो लीनियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं थोड़ी। तो अगर मैं बोलता हूँ y इज इक्वल टू, और ध्यान रखना क्लास में हम एसेंशियली थ्योरी ही करेंगे डिटेल में, अच्छे से कंसेप्ट में कुछ कुछ क्वेश्चंस लेंगे जो इनको थ्योरी को समझने में हमें मदद करेंगे। तो इसको अगर मैं लिखूं तो ये हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर बना दूं तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। तो दिस कैन बी रिटन एज ए एक्स माइनस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर, एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर प्लस सी बाई ए माइनस बी स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर। तो ये जो मेरा एक्सप्रेशन निकल के आता है, दिस एक्सप्रेशन इज y इज इक्वल टू ए इंटू, अरे क्या हो रहा है, y इज इक्वल टू ए इंटू, बच्चे मेरे को ना जूम पे ज्यादा कन्वीनियंट लग रहा है, इसमें ना लिखने में दिक्कत हो रही है मेरे को। एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय फोर ए स्क्वायर, नीचे आ जाएगा फोर ए स्क्वायर, तो दिस विल बी फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर, ये बन जाता है बच्चे। ठीक है, तो दिस इज y इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस बी बाई टू ए होल स्क्वायर प्लस इसको माइनस डी लिख देते हैं डिवाइडेड बाय फोर ए स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है इसका पैराबोला के लिए, ये पैराबोला है, इससे इसका वर्टेक्स वगैरह सब कुछ निकल जाता है। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से एनालाइज कर लेते हैं एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है, इसमें जो क्रूशियल चीजें हैं, अगर मैं इसको जीरो बोल रहा हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता दिया मैंने, तो इसकी जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट जो है डी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। जो डिस्क्रिमिनेंट है वही डिसाइड करेगा कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो किस तरीके के होने वाले हैं। क्योंकि अगर तुम इसको जीरो कर दोगे, ये जो मैंने y निकाला है इसको अगर मैं जीरो कर दूं और इक्वेट कर दूं, तो जो x की वैल्यू आती है वो कितनी आती है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू है। ये x की मेरी वैल्यू आ गई। तो ये वैल्यू रियल है कि इमेजनरी है, ये डिपेंड करेगा उस क्वांटिटी पे जो अंडर रूट के अंदर है, जिसका नाम हमने दे दिया डिस्क्रिमिनेंट। तो हम ये कहते हैं कि अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो गया तो इस इक्वेशन के रियल रूट होंगे। उसमें भी स्पेसिफिक केस है, ग्रेटर देन जीरो पे रियल और अनइक्वल हो जाएंगे, और इक्वल टू जीरो पे रियल एंड इक्वल हो जाएंगे। तो इसको अलग अलग लिख देते हैं। तो डी इज इक्वल, डी ग्रेटर देन जीरो पे रियल एंड अनइक्वल, दो अलग अलग रूट होंगे। डी इक्वल टू जीरो पे रियल एंड रिपीटेड, एक ही रूट रिपीट कर जाएगा, उस केस में ये इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी बेसिकली। और डी लेस देन जीरो पे इसके हो जाएंगे कॉम्प्लेक्स रूट्स। जब भी कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे तो वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा होंगे तो वो पेयर में होंगे, कॉन्जुगेट पेयर में। एक अगर a प्लस बी आई होगा तो दूसरा a माइनस बी आई होगा। बच्चों यहाँ तक क्लियर है सबको? आगे चलूँ यहाँ से? यस सर। ठीक है, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन यहाँ पे ना काफी सारी चीजें निकल के आती हैं, तो ध्यान रखिएगा, उन्हीं के आसपास क्वेश्चंस भी फ्रेम होंगे। तो इसमें हमने जैसे देखा, तो इसमें हम बोल देते हैं कि लेट से दो रूट को अलग अलग लिख देते हैं। एक लिखते हैं माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई टू ए, डी वही है, ये स्टैंडर्ड है, ये यूज होता रहेगा, इंपॉर्टेंट चीज है। एंड लेट से दूसरा रूट लिख देते हैं बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाई टू ए।
तो इसमें दो चीजें निकल के आती है। पहली चीज अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए एंड अल्फा बीटा इज सी बाई ए, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड सम ऑफ रूट्स। नाउ छोटी छोटी चीजें हैं इसलिए इंपॉर्टेंट समझते रहना, कोई भी डाउट होता है तो पूछ लेना। इसके ऊपर अभी हम थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे इन चीजों का, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इससे। चलूं आगे? 1 मिनट सर। ठीक है। तो इसमें हम एक और चीज लिख रहा हूं मैं यहाँ पे बोर्ड पे। जैसे सपोज करो कोई इक्वेशन है मेरी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और कोई मुझे ये कहता है कि इसके रूट अल्फा और बीटा है। तो सम अगर रूट्स का अल्फा प्लस बीटा है विच इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, और प्रोडक्ट अगर रूट्स का अल्फा बीटा है विच इज इक्वल टू सी बाई ए होता है। तो ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन कैन आल्सो बी रिटन एज ए एक्स स्क्वायर प्लस प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस कैन आल्सो बी रिटन एज ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। बच्चों इस पर ध्यान देना, ये जो लिखा है मैंने, क्योंकि ये हमेशा x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा के साथ बाहर a आएगा। कुछ बच्चे a नहीं लगाते हैं, गड़बड़ हो आती है। तो अगर कोई तुम्हें बोलता है कि एक इक्वेशन है जिसके रूट्स 1 और 2 हैं, तो तुम कहोगे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तुम्हारी a इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। तो बेसिकली इनफाइनाइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएंगी जिनके रूट्स 1 और 2 हैं। ये मैं आगे भी आराम से एनालाइज करूंगा इसको, लेकिन अभी इसको ध्यान रखना कि हमेशा एक वेरिएबल a यहाँ पे आएगा। तो इसको अगर तुम थोड़ा सा और अच्छे से एनालाइज करो तो यू कैन राइट दिस इक्वेशन एज a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। दैट मीन्स एक इक्वेशन जिसका सम ऑफ रूट्स s है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स p है, उस इक्वेशन की जो वैल्यू होगी, उस इक्वेशन की जो जो इक्वेशन होगी वो ये होगी जो आपके सामने है। इक्वेशन विद सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट रूट्स विल बी इक्वल टू दिस, a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। a बाहर आएगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर है सबको ये चीज? ठीक है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछो इसमें, वरना फिर मैं यहाँ से आगे चलता हूँ थोड़ा। ठीक है बेटा, ठीक है। तो इसमें हाँ बेटा बोलो। तो अब तक जब हम क्वेश्चन करते थे जिनमें दो रूट्स दिए होते थे, तो उनमें से अब आज से ए लगाना होगा। हाँ 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 हाँ, ए लगाना होगा। देखो दो रूट अगर दिए हैं, मैं बताता हूँ तुम्हें ए का फंडा क्या है, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि ए लगाना होगा। तुम ये समझो कि अगर मेरे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो तुम ये कह सकते हो कि सर इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो बेसिकली 2 और 3 हैं। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, इस तरीके से लिख सकता हूँ इस इक्वेशन। लेकिन अगर अब मेरे पास इक्वेशन होती है 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12, तो ये भी ऐसा लिखा जा सकता था 2 इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री। अब तुम ये समझो कि अगर ये फंक्शन एफ एक्स है, तो ये फंक्शन जो होगा एफ होगा, तो इसके दोनों के, अगर ये एफ एक्स है और ये जी एक्स है, तो रूट्स दोनों के 2 और 3 ही हैं। लेकिन जो जी एक्स का ग्राफ होगा वो एफ एक्स से अलग होगा। अगर तुम एफ एक्स का ग्राफ बनाओगे तो एक ग्राफ अगर ऐसे आता है तो दूसरा ग्राफ ऐसे करके जाएगा उन्हीं रूट से होता हुआ। तो फंक्शन के मामले में तुमको ए लगाना पड़ेगा, क्योंकि सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे तुम बहुत सारे पैराबोलास निकाल सकते हो। क्लियर है ये चीज सबको? यस सर। ठीक है। तो हमेशा कभी भी इसको ध्यान रखना, क्योंकि आईआईटी में एक दो क्वेश्चन आए हुए हैं, उनमें एक वेरिएबल फंस जाता है तो एग्जैक्ट आंसर निकालने में दिक्कत आती है। इसलिए कभी भी तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेनी है जिसके रूट्स तुमको अल्फा और बीटा दिए हुए हैं, तो यू विल ऑलवेज से द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू बी x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू ए। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट वी विल टेक इफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर गिवन टू अस। ठीक है सर। हाँ बोलो। जो आपने ग्राफ बनाया है उसके जस्ट ऊपर के इक्वेशन में, जो ऊपर के इक्वेशन है उसमें अल्फा प्लस बीटा में ब्रैकेट एक्स आएगा ना? अल्फा प्लस, हाँ हाँ अल्फा, ये है तो सही ब्रैकेट बेटा, देखना ये लिखा हुआ ना, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स लिखा हुआ है। ओके सर। ठीक है, चलो मैं आगे चल रहा हूँ, इस वाली स्लाइड को हटा रहा हूँ, मैं नई स्लाइड ले रहा हूँ। ठीक है, किसी को पूछना तो नहीं है कुछ अभी इसमें? चलो लेट्स मूव। अब जो असली अगली चीज आएगी बेटा, जैसे हमने देखा लेट्स से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वेशन को हम एनालाइज कर रहे हैं। अरे यार, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसका डिस्क्रिमिनेंट हमने निकाल लिया बी स्क्वायर माइनस 4ac, और हमको इसके रूट्स पता चल गए, अल्फा कॉमा बीटा विल बी इक्वल टू माइनस बी
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। अब जरा ध्यान से देखो दो तीन चीजें। पहली चीज, अगर इस इक्वेशन के, ये जो इक्वेशन है ax² + bx + c, इस इक्वेशन के रूट्स, यार ये ना क्या करूं मैं, इसका कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे यूज करना है, ये ना ऊपर नीचे हो रहा है स्क्रीन। एनीवे कोशिश करता हूँ, वरना शिफ्ट करूंगा दोबारा जूम पे। इफ रूट्स आर रियल, तो हमको पता चल गया रियल के लिए क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर इक्वल टू 0 हो गया तो रूट्स इक्वल हो जाएंगे, अगर ग्रेटर देन 0 हो गया तो रूट्स अनइक्वल हो जाएंगे। अगर कोई बोलता है रूट्स आर रेशनल, क्या होगा जरा सोच के बताओ। इफ रूट्स आर रेशनल, बोलो, रूट्स अगर रेशनल होंगे तो क्या होगा। हाँ, डी का स्क्वायर, डी परफेक्ट स्क्वायर, इसको ध्यान रखना। देखो रैशनल का मतलब क्या होता है, रैशनल का मतलब होता है ऐसा रूट जो p/q की फॉर्म में लिखा जा सके। तो रैशनल नंबर में कभी भी अंडर रूट नहीं आएगा। तो अगर रूट्स रैशनल हैं तो इसका मतलब है d शुड बी परफेक्ट स्क्वायर, d शुड बी परफेक्ट स्क्वायर, d को परफेक्ट स्क्वायर बनना पड़ेगा अगर रूट्स को रैशनल करना है। इसको ध्यान रखिएगा, छोटा सा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट। अगर d परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट इरेशनल होगा। इफ d इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, रूट्स विल बी इरेशनल। इसमें एक छोटी सी चीज है, इसीलिए ये चीज बता रहा हूं मैं। रूट्स जब इरेशनल होंगे तो एक दूसरे के कॉन्जुगेट साइड होंगे। जैसे अगर एक रूट होता है 1 + √3/5, तो दूसरा रूट ऑटोमेटिकली होगा 1 - √3/5। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स में कॉन्जुगेट नंबर्स ही रूट होते हैं, वैसे ही सर्ट्स में भी, सर्ट्स मतलब इरेशनल नंबर्स, तो अगर इरेशनल नंबर होंगे तो रूट्स कॉन्जुगेट होंगे। अगर एक रूट है a + √b, तो दूसरा रूट हो जाएगा ऑटोमेटिकली a - √b। इसको ध्यान रखिएगा, ये यूज होगा आगे क्वेश्चन। तो रूट्स अगर रैशनल हैं तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट्स होंगे इरेशनल, और दोनों के दोनों कॉन्जुगेट होंगे, कॉन्जुगेट सेट्स। ठीक है, नाउ दूसरी चीज, एक बार दोबारा उसी चीज को लिख रहा हूं। d greater than 0, रूट्स रियल अनइक्वल, d is equal to 0, रूट्स इक्वल, d less than 0, रूट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। और d greater than 0 में भी दो केस आ जाएंगे, d परफेक्ट स्क्वायर, d परफेक्ट स्क्वायर रूट्स रैशनल, d नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर इरेशनल, इरेशनल कॉन्जुगेट्स। तो ये हो गई बेसिक चीज। यहां से आगे चलते हैं। एक और चीज यहाँ पे, इस वाले केस में अगर d = 0 है और रूट्स रियल है, अगर d = 0 है तो रूट्स इक्वल हो जाएंगे, और रूट्स अगर इक्वल हो जाएंगे तो जो इक्वेशन होगी वो इस टाइप की हो जाएगी, a × x - अल्फा का होल स्क्वायर। इस स्पेसिफिक केस में डेरिवेटिव ऑफ अल्फा एज वेल एज द फंक्शन की वैल्यू एट अल्फा, both of them will be 0 because the parabola, the graph of the curve will be touching the x-axis. Whether this touches the x-axis upward side or touches the x-axis downward side will depend on sin of a. तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला है साइन ऑफ ए और दूसरा है साइन ऑफ डिनोमिनेटर या वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर। इनके बेसिस पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पूरा एनालाइज कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ रुक रहा हूँ, किसी को कुछ पूछना है तो पूछो पहले इस कंसेप्ट से रिलेटेड, फिर यहाँ से आगे चलते हैं। बोलो, क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलो लेट्स प्रोसीड। अब अगर मैं थोड़ा सा इक्वेशन को और एनालाइज करूं, तो जैसे इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। तो पहली चीज इक्वेशन में ये दिखती है, देखो a तो 0 होगा नहीं कभी भी, क्योंकि a 0 होगा तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। पहली चीज ये दिखती है कि इफ b = 0, इफ b = 0 देन इक्वेशन इज ax² + c = 0। इसका मतलब है रूट्स विल बी, x विल बी इक्वल टू ± -√(-c/a). तो इस केस में अगर तुम देखो तो रूट्स विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड
दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, चाहे रियल हो चाहे कॉम्प्लेक्स हो, मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल होगा, बट अपोजिट इन साइन। ठीक है, अगर b 0 हो जाएगा तो एक रूट अगर अल्फा होता है तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा हो जाएगा, चाहे इमेजनरी हो चाहे मतलब चाहे कॉम्प्लेक्स हो चाहे रियल हो, दोनों केस में ऐसा ही होगा। और अगर दूसरा केस क्या दिखता है इसका, c क्या है बेसिकली, अगर मैं बोलता हूं fx इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो व्हाट इज c? c इज नथिंग बट f ऑफ 0। f ऑफ 0 मतलब x इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस इज c। तो इफ c इज इक्वल टू 0, अगर c 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अगर c 0 हो जाएगा तो इक्वेशन विल बी ax स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल टू 0, दैट मींस वन रूट विल ऑटोमेटिकली बी x इक्वल टू 0। तो द ऑब्वियसली इंटरसेप्ट 0 हो जाएगा y एक्सिस पे, तो फिर ओरिजिन से पास कर जाएगी इक्वेशन, तो वन रूट विल बी 0, x इक्वल टू 0 विल बी वन रूट अगर c 0 हो गया। तो ये ऑब्वियस चीजें हैं जो देख के पता चल रही हैं इक्वेशन को। हाँ भाई बोलो, किसी को कुछ पूछना है इसमें बेसिक थ्योरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? सर सेकंड वाला सर एक बार ग्राफिकल से बता दो। सेकंड वाला बेटा ये वाला इफ c इज इक्वल टू 0 वाला, यस सर। बेटा इसमें c इज इक्वल टू 0 हो गया तेरा, बेसिकली c इज इक्वल टू 0 हो गया, इसका मतलब इक्वेशन जो है यहाँ से पास करेगी ओरिजिन से, क्योंकि अगर तू देखेगा ना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, c को 0 कर दिया तो x कॉमन आ गया इनमें, इसका मतलब x एक रूट हो गया, तो जो Yes, इक्वेशन sir. है वो ऐसे करके निकल जाएगी बेसिकली, ओरिजिन से पास कर जाएगी। अगर तेरा a ग्रेटर देन 0 है तो ऐसा हो जाएगा, a लेस देन 0 होगा तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, मैं इस वाली स्लाइड को मिटा रहा हूँ, किसी को कुछ डिस्कस करना है या पूछना तो पूछ लो इससे एक बार। ठीक है, ये बच्चों वन नोट ठीक लग रहा है तुम लोगों को, मतलब इस ये बेटर है जूम से वीडियो से? सर जूम पे ही करना फिर सही नहीं। जूम पे कर लूं? यस सर। बाकी सब बच्चे बताओ जूम पे आ जाऊं? यस सर। हेलो सर। ठीक ठीक है, ठीक है जूम पे आ रहा हूँ बेटा फिर मैं। हाँ बोलो। सर उस पर डिफरेंट कलर यूज करना सर, एक कलर ब्लैक ब्लैक मत करना। हाँ 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 वही करूंगा, नहीं नहीं डिफरेंट ही करूंगा यार, मुझे भी जूम ही ज्यादा पसंद आता है, जूम पे आ रहा हूँ मैं। यस सर। स्टॉप शेयर, ठीक है ठीक है बच्चे। तो हमने बेसिकली इक्वेशन का फंडामेंटल्स देखे हैं अभी, अब यहाँ से इसको आगे लेके चलते हैं। बच्चों ध्यान रखना मेरी बात का, छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं जिसके आसपास क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए जो कुछ मैं करा रहा हूँ ना उनमें कंसेप्ट में कोई भी चीज अगर ना समझ में आए, चाहे अभी क्लास में चाहे बाद में रिवाइज करोगे तो देख लेना, लेकिन इंश्योर करना कि समझ जाओ, या पूछ लेना मुझसे, मुझे रोक दिया करो या व्हाट्सएप पे भेज देना डाउट, तो मैं डिस्कस कर लूँ। तो बेसिक चीजें हमने देखी, आगे चलते हैं। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जो हमारा ग्राफ है, मतलब जो हमारा फंक्शन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें c इक्वल टू 0 होगा तो एक रूट 0 होगा। और इसमें एक और चीज है, अगर a इज इक्वल टू सी हो गया, इफ a इज इक्वल टू सी हो गया तो क्या हो जाएगा, तो रूट्स जो है अल्फा इंटू बीटा का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, c बाई ए विच इज इक्वल टू 1। तो इफ a इज इक्वल टू सी देन रूट्स विल बी रेसिप्रोकल। इन चीजों को मैं नहीं समझता, तुमको याद याद करने की जरूरत है, ऑब्वियसली देख के पता चल रहा है, पता होना चाहिए बस। रूट्स विल बी रेसिप्रोकल, यू शुड बी एबल टू रिलेट कि हाँ ऐसा होगा कि अगर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म का कोएफिशिएंट इक्वल हो गया तो रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाएंगे। देखो छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूँ इसी कंसेप्ट को समझाने के लिए, एक छोटी सी चीज। मेरे को ना एक चीज समझ में आई पिछली बार कि जब मैं जूम पे करता हूँ तो दिक्कत क्या आती है, वो बेसिकली मैं ग्राफ पे एक के ऊपर एक बनाता जाता था, और आपको मोबाइल में देखना होता था तो दिक्कत होती थी, जूम नहीं कर सकते, तो इसलिए मैं थोड़ा खुला खुला बनाऊंगा जूम पे। एक इक्वेशन दे रखी है, कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस, ये सिर्फ कंसेप्ट समझाने के लिए ले रहा हूँ क्वेश्चन, m माइनस 3x प्लस m इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ये इक्वेशन है हमारी, तो इसके रूट्स को थोड़ा सा एनालाइज करना है बेसिकली। तो कह रहा है कि रूट्स आर अपोजिट इन साइन बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड। दो तीन चीजें हैं, पहले तो ये देख लेते हैं कि इसके रूट जो हैं एग्जिस्ट कब करेंगे। तो एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब रूट्स रियल होने के लिए ये होना चाहिए, एग्जिस्ट करने के लिए तो नहीं, एग्जिस्ट तो हमेशा करेंगे, ध्यान रखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हमेशा एग्जिस्ट करेंगे, चाहे रियल हो चाहे कॉम्प्लेक्स हो। लेकिन अगर कोई बोलता है रियल रूट्स कब एग्जिस्ट करेंगे, तो हम कहेंगे डी शुड बी ग्रेटर देन 0। तो डी को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाएंगे तो ये हो जाएगा m माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4m ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो दिस विल बिकम m स्क्वायर माइनस 6m आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 10m प्लस 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
which becomes m minus 1 into m minus 9 is greater than equal to 0. इसका वो बना लो वेवी कर्व, तो 1 और 9 के ऊपर होगा या फिर 1 के नीचे होगा, ये चीज देख के पता चल रही होगी आपको। तो इसका आंसर आ गया m बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू है यूनियन 9 टू इंफिनिटी। तो ये बच्चों कंडीशन हो गई m के ऊपर अगर इस इक्वेशन के रियल रूट चाहिए। अगर कोई बोलता है कि रियल और अनइक्वल चाहिए, तो रियल और अनइक्वल के लिए क्या हो जाएगी कंडीशन? अगर कोई बोलता है रियल और अनइक्वल चाहिए तो डिस्क्रिमिनेंट हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा, इक्वल टू 0 नहीं रहेगा। तो उस केस में आंसर हो जाएगा माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 9 से इंफिनिटी, ये हो जाएगा अगर रियल और अनइक्वल चाहिए। यहां तक क्लियर है सबको? किसी को कुछ पूछना है तो पूछो एक बार, ताकि मैं इसको आगे लेके चलूं। ठीक है, तो देखो ये जो क्वेश्चन जहां पे था वहां पे उसने लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ रूट्स आर, क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, इफ रूट्स आर अपोजिट इन साइन बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अब देखो तुमको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि भाई रूट्स आर अगर अपोजिट इन साइन है और इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, तो इसका मतलब जो इक्वेशन है वो इस टाइप की बन जाएगी, क्योंकि एक रूट अल्फा होगा एक रूट माइनस अल्फा हो जाएगा। ये तो क्लियर है, अपोजिट इन साइन बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड। वैसे भी तुम कहते हो एक अल्फा हो गया और एक माइनस अल्फा हो गया, तो सम ऑफ रूट्स कितना हो गया? अल्फा प्लस माइनस अल्फा इक्वल टू 0। तो अगर अपोजिट इन साइन है और इक्वल इन मैग्नीट्यूड है तो सम ऑफ रूट 0 हो जाएगा। तो सम ऑफ रूट अगर 0 हो गया इसका अगर सम ऑफ रूट 0 कर दूं मैं, तो कितना आ जाएगा? m इज इक्वल टू 3। तो क्या ये बात कहनी सही है कि m इक्वल टू 3 के लिए इसके रूट्स अपोजिट इन साइन होंगे और इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे? नो सर। क्यों? रियल। हाँ देखो, ठीक है, कुछ बच्चों को दिख रहा है मैं क्या पूछ रहा हूँ। तो बच्चों इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना। जैसे इस क्वेश्चन में हमने ये देखा कि रूट्स रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे अगर m माइनस 1 से इंफिनिटी होगा और 9 से इंफिनिटी होगा। अब वो क्वेश्चन कह रहा है कि रूट वो वैल्यू बताओ m की जिसके लिए रूट्स इक्वल इन साइन हो बट अपोजिट इन साइन हो बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो। तो हमारा आ रहा है m इक्वल टू 3। तो आंसर क्या होगा? हम कहेंगे इफ x इज रियल देन देयर इज नो सच वैल्यू ऑफ m फॉर विच द रूट्स विल बी अपोजिट इन साइन बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड। क्योंकि ऐसी वैल्यू m की जिस पर रूट्स अपोजिट इन साइन होंगे और इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे वो कितनी है? m इज इक्वल टू 3। तो m इक्वल टू 3 पे क्या होगा? रूट्स कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। तो अगर आपका x कॉम्प्लेक्स है तो आंसर होगा m इक्वल टू 3। अगर x उसने दिया हुआ है कि x बिलोंग्स टू रियल, तो आंसर होगा नो रियल वैल्यू ऑफ x। तो ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम किया गया है। क्लियर है क्वेश्चन? सर हाँ बोलो। आपने जो बेबी कर्व बनाया है हाँ प्लस 9 टू इंफिनिटी है, 1 टू 9 में सर 9 टू इंफिनिटी है, 1 तो है ही नहीं। क्या है? तो सही है, माइनस इंफिनिटी टू 1 ये भी कर में, ये तो रहा ये वाला। क्या बोल रहा है? ये तो रहा माइनस इंफिनिटी टू 1। ओके सर। बच्चों ये डाउट क्लियर है जो मैंने पूछा अभी? देखो क्योंकि इसमें अगर तुम वैल्यू भी डाल के देखो, m को 3 डालो क्या होगा? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x कितना हो गया? 3 आयोटा माइनस 3 आयोटा। तो 3 आयोटा और माइनस 3 आयोटा का मॉडुलस सेम है और साइन अपोजिट है, तो इसलिए कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे रूट। तो अगर x रियल है तो m की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसके लिए रूट्स अपोजिट इन साइन और इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो। लेकिन अगर x कॉम्प्लेक्स होगा तो m इक्वल टू 3 पे ये चीज सेटिस्फाई हो जाएगी। पूछो, डाउट्स पूछो। चलूं आगे चलूं? यस सर। ठीक है, किसी को डिस्कस तो नहीं करना इसमें कुछ अभी? ठीक है बच्चों, नाउ यहाँ से आगे चलो। हाँ बोलो। सर वो जो बेबी कर्व था वो तो बेबी कर्व के हिसाब से प्लस माइनस प्लस ऐसा प्रोसीड करता है ना? बेटा वेवी कर्व के हिसाब से x जब 9 के आगे होगा या x जब 1 से छोटा होगा तो इस इक्वेशन के रियल रूट्स होंगे, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब बोलो क्या पूछो, क्या पूछ रहे हो? हाँ सर, वो जो आपने माइनस लिखा था ना उसी पे डाउट। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं माइनस नहीं था, प्लस था, ये प्लस है, गलती से लिख दिया होगा। ठीक है, चल रहा हूँ आगे। तो एक चीज ध्यान रखना, कभी भी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हो तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। एक उसका लीडिंग कोएफिशिएंट दैट इज a, उसका साइन, और दूसरा डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट जो है हमको ये बताएगा कि फंक्शन y एक्सिस से इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सॉरी x एक्सिस से इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब उसके रियल रूट है कि नहीं है। और जो a है वो हमको बताएगा कि कर्व अपवर्ड साइडेड है कि डाउनवर्ड साइडेड है।
मैं एक बार जो हमने ग्राफ्स में भी किया था वो सारे कर्व यहाँ पे बना रहा हूँ, जिससे एक बार बच्चे का ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए, फिर यहाँ से हम आगे चलते हैं। ये हमारा केस है, वहां पे a ग्रेटर देन 0 है, b भी ग्रेटर देन 0 है, ये रूट अल्फा है और ये रूट बीटा है। दूसरा केस है जिसमें ऐसा कर्व बनेगा, यहाँ पे a ग्रेटर देन 0 है, b इक्वल टू 0 है, यही रूट अल्फा है और यही रूट अल्फा है। एक केस बनेगा ऐसा जिसमें a ग्रेटर देन 0 है, d लेस देन 0 है, इसका कोई रियल रूट नहीं है। उसी के काउंटर पार्ट 3 केस बनेंगे नेगेटिव में, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। तो ये 6 केस बनते हैं इसमें। इसमें हो जाएगा a लेस देन 0, d ग्रेटर देन 0 क्योंकि रूट रियल है। ये सब आपके टिप्स पे होने चाहिए, ऐसा ना हो कि कभी क्वेश्चन आए इस टाइप का और आपको ढूंढना पड़े कि भाई कौन सा केस क्या होता है। तो दिस शुड बी वेरी कंफर्टेबल, यू शुड बी वेरी कंफर्टेबल विद दीज आइडियाज। ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। अब इसी की एक मास्टर फिगर बना सकते हैं जिसमें सारी चीजें ऐसे दिख जाएंगी। ये पॉइंट अल्फा होता है, ये पॉइंट बीटा होता है, ये जो पॉइंट होता है इसकी वैल्यू होती है -b/2a। इस पॉइंट पे फंक्शन मिनिमम या मैक्सिमम होता है डिपेंडिंग ऑन a पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और ये होता है -b/4a²। -b/4a होता है शायद ये ना, हाँ -b/4a हो जाएगा। ये बनता है फिगर, ये इसका पैराबोला का वर्टेक्स हो गया। और अल्फा प्लस बीटा जो होता है हमेशा -b/2a होता है। दोनों रूट्स का जो सिमेट्रिक पॉइंट होता है बीच बीच में, उस पॉइंट पे फंक्शन मिनिमम होता है। तो ये ग्राफ सबको पता होने चाहिए, 6 के 6। आई एम प्रेटी श्योर सबको ये आइडिया होगा। इस वाले केस में स्पेसिफिकली f ऑफ अल्फा इज इक्वल टू f डैश ऑफ अल्फा 0 हो जाएगा, क्योंकि डेरिवेटिव फंक्शन की जो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई। इस पॉइंट पे यहाँ पे होगा डेरिवेटिव 0, तो तुम कह सकते हो कि इस पॉइंट में f डैश ऑफ -b/2a 0 हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट -b/2a है जो मिनिमम पॉइंट है। तो ये क्लियर होगा सबको, मैंने एक बार जस्ट रिवाइज करवा दिया है, हटा रहा हूँ मैं इसको, किसी को पूछना तो पूछ लो इसमें। सर हाँ मैडम, हाँ बेटा, हाँ बेटा बोलो। सर ये जो रूट्स अपोजिट साइन वाले सर ये समझ नहीं आ रहा है। रूट्स अपोजिट साइन वाले जो थे, जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था वो वाला, यस सर। ठीक है, 1 मिनट बता देता हूँ इसके बाद। सर हाँ बोलो। सर ये जो आपने लिखा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/2 है सर, ये -b/2 a होगा या फिर बस a होगा? अरे 1 मिनट, 1 मिनट, अल्फा प्लस बीटा बाय -b/a होगा। ये गलती कर देता हूँ, छोटी छोटी इसको पॉइंट आउट कर दिया करो। -b, 1 मिनट, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/2a, माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है ना बेटा, -b/a होगा, सॉरी। अल्फा और बीटा की एवरेज वैल्यू हो जाएगी माइनस, ये -b/2a इनके बीच में होगा, अल्फा प्लस बीटा तो -b/a होगा। इसको हटा देता हूँ यहाँ से, कंफ्यूज करने के, कंफ्यूज ही कर रहा है ये बिना बात के। बच्चे वो मैं बता देता हूँ अभी, अपोजिट साइन और इक्वल मैग्नीट्यूड अभी बता देता हूँ इसके बाद। ये होगा, तो एक चीज ध्यान रखना, जैसा ये फिगर बनी हुई है तुम्हारे सामने, तो इसमें ये जो पैराबोला है ना, इस पैराबोला की एक्सिस क्या है? इस पैराबोला की एक्सिस है x इक्वल टू -b/2a। ये चीज हम बाद में कोनिक सेक्शंस में यूज कर सकते हैं। इसका वर्टेक्स ये होगा, 1 मिनट, पैराबोला का वर्टेक्स ये होगा और पैराबोला का एक्सिस ये होगी। हाँ बोलो। समझ गया सर। ये डाउट था सर, -b/2 जो था सिर्फ x हाँ से बोलो। बड़ा है सर। x इक्वल टू -b/2 है ना इस पॉइंट पे, वो तो ठीक है b सर। और a तो, हाँ b और a तो नेगेटिव पॉजिटिव हो सकते हैं ना, इसको पॉजिटिव करने के लिए वो तो देखा जाएगा बाद में। ये एडजस्ट कर लेंगे। हाँ चलूं आगे, चलूं? 2 सेकंड, 1 सेकंड। चल रहा हूँ बेटा, ठीक है। एक छोटी सी चीज जो अभी बच्चे ने पूछी वो एक बार बता देता हूँ। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे सपोज करो ax² + bx + c = 0 की इक्वेशन है, तो इसमें वो कंडीशन निकाल रहा हूँ जिसमें रूट्स अपोजिट इन साइन और इक्वल इन मैग्नीट्यूड। इसका मतलब है एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा रूट माइनस अल्फा हो गया, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड कितना है? मैग्नीट्यूड क्या होता है? मॉडुलस। तो मॉडुलस ऑफ अल्फा और मॉडुलस ऑफ माइनस अल्फा दोनों सेम है ना भाई, तो अपोजिट इन साइन है दोनों, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो रूट्स अपोजिट इन साइन है और इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। इसका मतलब हुआ एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा रूट माइनस अल्फा हो गया। कभी भी ऐसा होगा तो सम ऑफ रूट कितना हो जाएगा? सम ऑफ रूट हो जाएगा 0। सम ऑफ रूट क्या होता है? -b/2a = 0। इसका मतलब b = 0। इसका मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो इस टाइप की है जिसमें b 0 है, उसके जो रूट्स आएंगे वो अपोजिट इन साइन होंगे और इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे। सोल्व करो इसको, क्या आएगा? ये आएगा x = +- -c/a। अब अगर तू ये बोल दे कि -c/a को मान लेते हैं डेल्टा, तो एक रूट क्या हो गया? एक रूट हो गया प्लस डेल्टा, एक रूट हो गया हमारा प्लस डेल्टा और दूसरा रूट हो गया हमारा माइनस डेल्टा। तो इसका मतलब है रूट्स आर अपोजिट इन साइन बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ये बोल रहा था मैं। तो कभी भी रूट्स आर अपोजिट इन साइन इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, इसका मतलब है मिडिल टर्म 0 है, बेसिकली b 0 है। क्लियर है ये चीज? पूछो, दोबारा पूछना है तो। यस सर। ठीक है,
चलूं यहां से आगे? यस सर। ठीक है बच्चे, लेट्स प्रोसीड। अब कुछ छोटी छोटी चीजें। सबसे पहली चीज एक होता है सिमेट्रिक फंक्शन। मैथ्स में कंसेप्ट आता है सिमेट्रिक फंक्शन। सिमेट्रिक फंक्शन का क्या मतलब होता है ये समझ लो पहले। सिमेट्रिक फंक्शन का मतलब होता है कि अगर तुमको x को y से इंटरचेंज कर दो, x को y बना दो और y को x बना दो, लेकिन फंक्शन की वैल्यू सेम रहे। अगर फंक्शन में x को y बना दो और y को x बना दो, लेकिन फंक्शन की वैल्यू सेम रहे, तो ऐसे फंक्शन को कहते हैं सिमेट्रिक फंक्शन। सिमेट्रिक फंक्शंस रिमेन्स, मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, सिमेट्रिक फंक्शन रिमेन्स सेम इफ वेरिएबल्स आर इंटरचेंज्ड, x और y वेरिएबल्स आर इंटरचेंज। अभी हम दो ही वेरिएबल वाला सिमेट्रिक फंक्शन देख रहे हैं, तीन वाला नहीं देख रहे हैं। तो x इक्वल टू x को y कर दो, y को x कर दो, फंक्शन सेम रहेगा। एग्जांपल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस xy या 2xy। तो ये सिमेट्रिक फंक्शन है। देखो इसमें x स्क्वायर को y स्क्वायर, x को y से रिप्लेस कर दो, y को x से रिप्लेस कर दो, फंक्शन सेम रहेगा। एक और एग्जांपल x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3yx, नहीं 3x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 3yx। देखो सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट से, ये सिमेट्रिक फंक्शन है xy में। क्यों पढ़ रहे हैं हम सिमेट्रिक फंक्शन? एक और एग्जांपल ले लो, x पावर 7 प्लस y पावर 5 प्लस x पावर 5 प्लस y पावर 7 प्लस 3x क्यूब y प्लस 3y क्यूब x। सिमेट्रिक फंक्शन है ये x और y का। ये सारे फंक्शन जो बोर्ड पे लिखे हुए हैं सब सिमेट्रिक फंक्शन। सिमेट्रिक फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? अगर x और y को इंटरचेंज कर दो तो फंक्शन की वैल्यू सेम रहती है। क्यों कर रहे हैं हम सिमेट्रिक फंक्शन? इसलिए कर रहे हैं एनी सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ अल्फा बीटा। अगर एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है हमारे पास, एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जिसके रूट्स लेट्स से अल्फा और बीटा हैं, तो एनी सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ अल्फा एंड बीटा कैन बी एक्सप्रेस्ड। इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें दिखता होगा एनसीईआरटी में और बोर्ड वगैरह में आते रहते हैं। एनी सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ अल्फा बीटा कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। ये सम ऑफ रूट्स होता है और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है। तो इसको यूज करके हम अल्फा बीटा के किसी भी सिमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर कोई बोलता है अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 प्लस 4 अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 4 बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, तो ये सिमेट्रिक फंक्शन है अल्फा बीटा में। क्योंकि ये सिमेट्रिक फंक्शन है तो इसकी पूरे की वैल्यू s और p की टर्म्स में निकाली जा सकती है। ये बताने के लिए ये कंसेप्ट छोटा सा कराया गया है। अब किसी को इसमें कुछ पूछना है तो पूछो, वरना मैं यहाँ से आगे चलूंगा। सर ये समझ नहीं आया, नहीं फंक्शन ऑफ अल्फा बीटा कैन बी एक्सप्रेस्ड, तो मतलब Any- अल्फा बीटा द रूट्स हैं उसके। हाँ अल्फा बीटा रूट्स है। any Sir, symmetric function of alpha beta can be expressed in terms of alpha plus beta and alpha beta। जैसे तेरे सामने एग्जांपल है ये नीचे, yes, sir. सिमेट्रिक फंक्शन है। सिमेट्रिक फंक्शन क्यों है? सिमेट्रिक फंक्शन इसलिए है कि अगर तू अल्फा की जगह बीटा डाल दे और बीटा की जगह अल्फा डाल दे तो इसकी वैल्यू सेम रहेगी। अगर ये Yes, एफ अल्फा बीटा है तो इसमें बीटा और अल्फा को इंटरचेंज करने पे सेम रहेगा। तो एफ अल्फा बीटा इज सेम एज एफ ऑफ बीटा बाय अल्फा। तो कभी भी अल्फा अल्फा बीटा इक्वल टू एफ ऑफ बीटा अल्फा होता है, इसका मतलब है सिमेट्रिक फंक्शन है। एक्स को वाई बना दिया, वाई को एक्स बना दिया, फंक्शन सेम रहा। तो कोई भी सिमेट्रिक फंक्शन, एक मिनट रुक, कोई भी सिमेट्रिक फंक्शन जो अल्फा बीटा में होगा उसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है। और क्योंकि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू हमें पता होती है क्वाड्रेटिक से, इसका मतलब है किसी भी सिमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है एस और पी की टर्म्स में। ये कंसेप्ट है। अब बोल सर इसकी हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4। अरे कैसे नहीं, कैसे कैलकुलेट कर सकते? देख करके दिखाता हूँ एग्जांपल। अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 क्या है? सिमेट्रिक फंक्शन है, क्योंकि अल्फा बीटा इंटरचेंज करते एक ही बात रहेगी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ऐसे तो लिख सकते हैं। इसको और आगे लिख देते हैं, इसको आगे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। नहीं लिख सकते ऐसे? बता, अभी आ गया ना पूरा एस और पी की टर्म्स में। ठीक है, समझिए। ये एस हो गया, ये पी हो गया और ये पी स्क्वायर हो गया। तो अल्फा बीटा के किसी भी सिमेट्रिक फंक्शन को हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। बच्चों क्लियर है ये चीज सबको?
ठीक है, ठीक है बच्चे, मैं यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ। नाउ अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान से देखना। सपोज करो, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसके ऊपर ना क्वेश्चन थोड़े सिंप्लीफाई होते हैं यहाँ से। सपोज करो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, इसके रूट्स दे रखे हैं अल्फा कॉमा बीटा। ठीक है, इसका मतलब इस क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0। अब दो तरीके से देख सकते हैं इस कंसेप्ट को जो मैं करा रहा हूँ। अगर कोई मुझे कह दे कि एक इक्वेशन है a 1/x स्क्वायर प्लस b 1/x प्लस c इज इक्वल टू 0, कोई कहे कि सर इस वाली इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, तो हम सीधा कह सकते हैं कि यार 1/x को एक काम करो, कैपिटल एक्स रख दो। अगर 1/x कैपिटल एक्स हो गया हमारा, अगर 1/x को मैंने कैपिटल एक्स रख दिया, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी मेरी? मेरी इक्वेशन बन जाएगी ए वाई स्क्वायर, सॉरी ए कैपिटल एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगी ए कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस बी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू सी। अब इस इक्वेशन में, ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है, इस इक्वेशन में मुझे पता है इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं। इस इक्वेशन के रूट्स हैं x इज इक्वल टू अल्फा एंड x इज इक्वल टू बीटा। रूट्स है कि नहीं है? क्योंकि अगर मैं अल्फा बीटा डाल दूं तो ये इक्वेशन आ जाएगी, नहीं आ जाएगी दोबारा? जैसे अल्फा बीटा डालोगे तो वही आ जाएगी, क्या आ जाएगी? ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इसका मतलब कैपिटल एक्स इक्वल टू अल्फा रूट है। कैपिटल एक्स क्या था? 1/x इक्वल टू 1, इसका मतलब 1/x इक्वल टू अल्फा एंड 1/x इक्वल टू बीटा आर द रूट्स। तो ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स क्या हो गए भैया? 1/अल्फा कॉमा 1/बीटा। बच्चों ये चीज क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। तो अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूट्स अल्फा और बीटा हैं, तो ए 1/x स्क्वायर ए 1/x वाई स्क्वायर के रूट्स हो जाएंगे 1/अल्फा और 1/बीटा। x इज इक्वल टू अल्फा, क्योंकि जैसे ही तुम 1/x की जगह 1/अल्फा डालोगे, मतलब 1/x इज इक्वल टू 1/अल्फा है बेसिकली, तो 1/x इज इक्वल टू अल्फा इज रूट। तो x कितना हो गया? 1/अल्फा। तो x इज इक्वल टू 1/अल्फा विल बी अ रूट, x इक्वल टू 1/बीटा विल बी अ रूट। बच्चों क्लियर है ना ये चीज? ये मतलब ऐसी लग रही होगी तुमको इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये चीज दूसरी चीज सर हाँ बोलो। 1/x को अगर हमने कैपिटल एक्स से एक्सचेंज कर दिया, मतलब वो ऊपर वाली इक्वेशन से रिलेट हो जाएगा। और क्या भाई, तेरे सामने है ना। मैं ये बोल रहा हूँ कि एक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जो डब्बे में कर रहा हूँ अभी, ठीक है। इसके रूट्स अल्फा बीटा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0 और Yes, sir. ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये तो मतलब होता है रूट्स का। तो अगर Yes, तेरे को ये क्वेश्चन, ऐसी क्वेश्चन दे दे, ये वाली ए 1/x स्क्वायर 1/bx स्क्वायर वाली, 1/x वाली, तो इसमें अगर मैं 1/x की जगह अल्फा कर दूं, तो जैसे 1/x की जगह अल्फा किया तो सेटिस्फाई कर जाएगी ना, यही क्वेश्चन आ जाएगी ना। इसका मतलब 1/x इक्वल टू अल्फा रूट हो गया। Yes, ठीक है, क्लियर है? ठीक। ठीक, देखो छोटी सी चीज और यहीं पे देख लो, समझ जाओगे एकदम। सपोज करो ये मेरे को दे रखा है कि एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जिसके रूट अल्फा और बीटा है, ये वाली, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन मैं लिख रहा हूं तुम्हारे सामने, ए 2x स्क्वायर प्लस बी 2x प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स क्या होंगे? तुम क्या कहोगे? तुम कहोगे सर एक काम करो, 2x को अल्फा डाल दो। तो अगर मैं 2x को अल्फा डाल दूंगा तो ये सेट से हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया? x इज इक्वल टू अल्फा बाई 2 और बीटा बाई 2 इसके रूट्स हो गए। दिख गई ये चीज? दिख गई तो बोलो। यस सर। यस ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, इंपॉर्टेंट है। हटा रहा हूं इसको, दोबारा लिखूंगा एक बार। तो हमने अभी एक चीज देखी, हमने देखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूट्स अगर अल्फा कॉमा बीटा है, तो ए के एक्स स्क्वायर प्लस बी के एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूट्स क्या होंगे? बोलो जरा, खुद ही बोलो क्या होंगे, लिखना चाहिए। अल्फा बाई के और बीटा बाई के। बिल्कुल सही, अल्फा बाई के एंड बीटा बाई के विल बी रूट्स। ये इसके रूट्स हो जाएंगे अगर ऊपर वाली इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा है तो। दूसरी चीज, अल्फा एक्स बाय लैम्डा स्क्वायर, वो एक ही बात है वैसे तो, क्योंकि लैम्डा को 1/k ले लो, लेकिन फिर भी अलग से लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा
लैम्डा अल्फा कॉमा लैम्डा बीटा विल बी रूट्स। क्लियर है ना? कोई डाउट है तो पूछ लो। तीसरा, अल्फा एक्स माइनस डेल्टा स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस डेल्टा प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्या होंगे इसके रूट्स? बोलो अल्फा बोलो प्लस क्या करोगे? डेल्टा प्लस अल्फा प्लस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा, बीटा प्लस डेल्टा, बिल्कुल सही। ये क्वेश्चंस आईआईटी वाले यूज करते हैं बहुत अलग तरीकों से, इसलिए कंसेप्ट को ध्यान रखना। विल बी द रूट्स, ये हो जाएगा। इसको तुम जिस मर्जी लेवल पे ले आ सकते हो, जैसे मर्जी घुमा फिरा लो इसको। अगर कोई बोल दे ए रूट एक्स या ए एक्स ले लो, ए एक्स प्लस बी रूट एक्स, अरे आजा, हाँ, ए एक्स प्लस बी रूट एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। देख लो भाई, विल बी रूट्स, क्योंकि अंडर रूट बीटा स्क्वायर, ध्यान रखना, अंडर रूट बीटा स्क्वायर बीटा होता है, पॉजिटिव बीटा होता है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, Yes, sir. चलूं आगे चलूं? सर एक सेकंड लिखने दो थोड़ा। हाँ ठीक है, लिख लो। उल्टा भी है, वैसे वर्षा भी है, ऐसा नहीं है वन वे है फ्लो, वैसे वर्षा है। अगर कोई बोलता है कि इसके रूट अल्फा बीटा दे रखे हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चन बताओ जिसके रूट एक्स बाई के, अल्फा बाई के और बीटा बाई के हो, तो तुम सीधा ये लिख सकते हो, डायरेक्टली लिख सकते हो। अच्छा, मुझे तुम्हें एक चीज और बतानी थी यार, वो मैं ना बताना भूल गया, वो तो बता दो, इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ मैं। अब मैं थोड़े से क्वेश्चंस लेके इसकी एक बार वो करा रहा हूँ, डिस्कशन करा रहा हूँ रूट से रिलेटेड। इसको मिटा दूं मैं, जो कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ है? बच्चों मिटा दूं इसको? यस सर। ठीक है बच्चों, मैंने ना तुम लोगों को लोगरिथम जैसे कहा था कि लोगरिथम अपने आप पढ़ लेना, एक बार देख लेना, और मैंने एएमजीएम वाला पोर्शन कराया था, तो मैं एक छोटी सी चीज तुमको करा लेता हूँ। वो ना हमको पूरे के पूरे आगे पूरे मैथ्स में यूज होती रहेगी जगह जगह। इसका प्रूफ मैं आपको कैलकुलस में कराऊंगा, लेकिन मैं कंसेप्ट करवा रहा हूँ कि अगर आपको कभी भी आईआईटी की प्रिपरेशन के समय कहीं पे भी इस टाइप का फंक्शन दिखाई दे, ये अलग है, मतलब क्वालिटी क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन जनरली मैं करा रहा हूँ क्योंकि मेरे को ध्यान आया है कि ये मैंने छुड़वा दिया है, मतलब नहीं करवाया है, और ये इंपॉर्टेंट है। इसके प्रूफ कराऊंगा मैं तुम्हें कैलकुलस में। अगर तुम्हें कभी भी इस टाइप का फंक्शन कहीं पे दिखाई दे, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, तो ये जो फंक्शन होता है ये हमेशा इस फॉर्म का होता है। क्यों होता है बाद में बताता हूँ, लीनियर होता है, प्रूव करवाऊंगा प्रॉपर कैलकुलस में। लेकिन अभी तुम इसको एज्यूम कर लो, एज्यूम कर लो मतलब मान लो कि ये होता है, और इसको कहीं पे भी तुमको अगर ये दिख गया इस टाइप का फंक्शन, तो सीधा एफ एक्स इक्वल टू के एक्स बन के आगे बढ़ जाओ। दूसरा, अगर कहीं पे भी तुमको इस टाइप के फंक्शन दिखते हैं, तो सीधा मान लेना कि ये फंक्शन है। इसके हम प्रूव करेंगे कैलकुलस में। एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। सोच के बताओ जरा क्या होगा, अगर आइडिया लगा सकते हो तो, किसी को दिख रहा हो क्या होते हैं तो बता सकते हो क्या होगा ये वाला, क्या चीज? ए की पावर एक्स। ई की पावर एक्स, बहुत बढ़िया। ई की पावर एक्स बोलना सही नहीं है, क्योंकि सर, जनरलाइज कर देते हैं, हाँ तो एक्सपोनेंशियल कर देते हैं, ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स। ठीक है, कभी भी दिख जाए इस टाइप का फंक्शन, तो यू कैन सेफली एज्यूम द फंक्शन टू बी दिस एंड प्रोसीड। तो ये दूसरा हो गया। एक तीसरा सर है, आपने दोबारा fx प्लस वाई लिख दिया। अच्छा एफ एक्स, हाँ एफ एक्स प्लस वाई ही है बेटा, एफ एक्स प्लस वाई ही है, पुट सर करके आपने देखना। बोला fx इंटू वाई। नहीं नहीं, गलत बोल दिया होगा, एफ एक्स इंटू एफ वाई यहाँ पे है, राइट हैंड साइड में एफ एक्स इंटू एफ वाई, एलएचएस में एफ एक्स प्लस वाई है, पुट करके देखना। ए ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए पावर एक्स इंटू ए पावर वाई, दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। आ तो रहा है, पुट करके देख लो, ऊपर वाला में पुट करके देख लो, लीनियर फंक्शन आएगा ऊपर वाला, ये लीनियर है बेसिकली, ये एक्सपोनेंशियल है। ये दिखाई देंगे तुम्हें कैलकुलस में तो बहुत ज्यादा दिखाई देंगे, इनको फंक्शनल इक्वेशन भी कहते हैं, ये आएंगे आगे हमारे पास, तो क्वेश्चन में यूज होंगे, हम डिराइव करेंगे इनको डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो ये हो गए दो बेसिक फंक्शन। एक तीसरा फंक्शन है विच इज एफ ऑफ, यहाँ पे आएगा ये वाला जो बोल रहे हो, एफ ऑफ एक्स वाई मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एफ ऑफ एक्स वाई विल बी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये याद होने चाहिए आपको सबको,
इंटू एफ ऑफ वाई, इस टाइप का फंक्शन आ सकता है। ये जो फंक्शन होगा ये थोड़ा अलग होगा, इसको तुम एल्जेब्रिक फंक्शन कह सकते हो एक तरीके से, या पॉलिनोमियल टू द फंक्शन कह सकते हो। एक्स पावर ए ले लो इसको, एक्स पावर कुछ भी ले लो, बेसिकली एक्स पावर एन ले लो, एक्स पावर ए भी ले सकते हो, मतलब जरूरी नहीं है कि वो नेचुरल नंबर हो, दैट कैन बी अ रियल नंबर। एक्स टू द पावर ए ले लो इसको, ए इज अ रियल नंबर। और क्या आ सकता है इसके अंदर, लीनियर हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, ये हो गया, सर वो और एक और रेसिप्रोकल फंक्शन है, वाला। एक मिनट, हाँ रेसिप्रोकल वाला भी करा लेता हूँ। ये वाला भी है, ये भी तुम्हें दिखाई देगा जगह जगह। एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये तुमको पता ही है ऑलरेडी, और एफ ऑफ एक्स बाय वाई इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस एक्स। बताओ क्या फंक्शन है ये, देख के पता चल रहा है। दिस इज एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स। इसमें दो फंक्शन है, ध्यान रखना, एक log x है और दूसरा कभी थोड़ा ध्यान नहीं आता है, वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ एक्स। कॉम्प्लेक्स नंबर का फंक्शन भी है ये एक तरीके से, बिकॉज आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2, ये भी होता है अगर आपको याद होगा। तो इसमें लॉगरिथम का फंक्शन भी लग सकता है इस वाले केस में, और आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी लग सकता है, डिपेंड करेगा क्वेश्चन किस टाइप का है। तो ये चार मेन चीजें हैं जो पता होनी चाहिए। और एक रेसिप्रोकल वाला है जो हमारा मित्र बोल रहा है, मैं वो भी बता देता हूँ एक बार इसके बाद। वो हालांकि कम यूज होता है, लेकिन फिर भी पता हो तो बेटर रहेगा, एक आध क्वेश्चन में कभी कभी यूज होता है। इसको मिटा रहा हूँ मैं नीचे आर्गुमेंट वाले को, जो मैंने लिखा हुआ है, ताकि यहीं पे पांचवा लिख दूं मैं, इसको मिटा रहा हूँ। सर यूज होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में? नहीं क्वाड्रेटिक में यूज नहीं होगा बेटा, ये जनरल बेसिक मैथ्स का ही पार्ट है। ये मैं बताना भूल गया था उस दिन लोगरिथम वाली क्लास में, लोगरिथम कराई ना मैंने, लोगरिथम वाली क्लास में कराता हूँ मैं, ये तो बताना भूल गया था, तो मैं जनरली कंसेप्ट करा रहा हूँ। क्वाड्रेटिक में यूज नहीं होगा ये, लेकिन बेसिक मैथ्स है, ये हर जगह यूज होगा, मतलब कहीं पे भी दिख सकता है इस टाइप का फंक्शन। आईआईटी वालों ने दिया हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन, ये आईआईटी के अंदर एक क्वेश्चन आएगा अभी 6 नंबर का, सीधा ये फॉर्मूला दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो तुमको पता होना चाहिए कि वो क्या है बेसिकली, तो इसलिए आइडिया होना चाहिए इन चीजों का, पता होना चाहिए। इनको हम डिराइव करेंगे आगे, जब हम कैलकुलस में जाएंगे तो ये डिराइव होंगी चीजें। फंक्शनल इक्वेशन के नाम से एक टॉपिक आता है, उसके अंदर ये सारी चीजें आती है। एक और फंक्शन लिख रहा हूँ बच्चों यहाँ पे, किसी किसी क्वेश्चन में यूज हो जाता है वो, यहाँ पे लिख रहा हूँ एंड में। अगर कोई भी फंक्शन इस टाइप की क्वेश्चन को सेटिस्फाई करे कि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x, इस टाइप का कोई भी फंक्शन अगर आपको दिखता है कहीं पे, तो इसका मतलब है ये फंक्शन हमेशा होगा आपका। इसको भी हम प्रूव कर लेंगे एओडी में। ये फंक्शन हमेशा होगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स टू द पावर n प्लस 1। एल्जेब्रिक फंक्शन हमेशा इस फॉर्म में होगा ये। तो ये वाला क्वेश्चन तो उतना यूज नहीं हुआ है आईआईटी में, एक बार शायद दिखाओ तो दिखाओ, बाकी ये जो है ये स्टैंडर्ड है, ये दिखते रहते हैं। तो ये सारी की सारी स्लाइड आपकी मेमोरी में रहनी चाहिए, बाकी इनके प्रूफ हम बाद में करते हैं। किसी को कुछ डिस्कस करना तो करो, वरना मैं यहाँ से फिर क्वालिटी में आगे बढ़ रहा हूँ दोबारा। ठीक है बच्चों, तो क्वालिटी में आगे चलते हैं। मैं इनफैक्ट कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा तुमको अब क्वालिटी में करने के लिए, उसके बाद आगे थ्योरी पे चलता हूँ। मिटा दूं इसको जो लिखा हुआ है बोर्ड पे? यस सर। लिख रहे हो? पुट करके देख सकते हो, सारे पुट करके देखोगे सब सेटिस्फाई कर जाएंगे, स्टैंडर्ड रिजल्ट है ये। सर लास्ट वाला एक बार। लास्ट वाला बेटा ये है कि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x। इस टाइप का कभी भी फंक्शन दिखता है तो वो हमेशा पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, और उसकी वैल्यू ये होगी एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू प्लस माइनस एक्स टू द पावर n प्लस 1। ये हम कर देंगे प्रूफ, एओडी में जाएंगे तो मैं इसको प्रूफ कर दूंगा आराम से। ये वाला जो फंक्शन है, ये वाला, ये लॉग का फंक्शन है, आपको देख के पता चल रहा होगा, लेकिन इसमें बस ये ध्यान रखिएगा कि लॉग के साथ साथ ये आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे भी सेटिस्फाई कर जाएगा। जैसे अगर तुम बोलो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1/z2 कितना होता है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1/z2 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2, क्योंकि ये इस पे भी सेटिस्फाई करता है, इसलिए लॉग और आर्ग्यूमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों फंक्शन इसको सेटिस्फाई करते हैं। चलो आगे चल रहा हूं, मैं मिटा दूं।
सर इसमें जो x और y होंगे वो तो दोनों रियल होंगे ना? हाँ हाँ, एक्स वाई रियल है इनमें सब में। तो ये सर सारी आर्गुमेंट कैसे लेगा? हैं? आर्गुमेंट वाला कैसे ले लेंगे सर? वो तो कॉम्प्लेक्स बनाएगा ना रियल सर। नहीं तो ठीक है ना, इसमें सारे आर्गुमेंट में रियल ले ले ये, लेकिन ये जो केस है अगर मैं इसमें आर्गुमेंट को नेगेटिव कर दूं, आर्गुमेंट को कॉम्प्लेक्स कर दूं, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में सेटिस्फाई कर जाएगा ना, ये बोल रहा यस हूं। ये जो फंक्शन है इसकी यही फंक्शन यहाँ पे भी सेटिस्फाई होता है अगर आर्गुमेंट रियल हो, और यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएगा अगर आर्गुमेंट कॉम्प्लेक्स हो, ये बोला जा रहा है बेसिकली। सर, मतलब रियल में तो log x वाला ही यूज करना। हाँ हाँ हाँ, रियल में log x वाला लगेगा, बिल्कुल ठीक है। ठीक सर। ठीक है, मिटा रहा हूँ बच्चों इसको मैं। 1 2 3। नाउ अब मैंने जो इसकी थ्योरी कराई है अब तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, सिर्फ हमने रूट से रिलेटेड थ्योरी करी है, कब रूट्स रियल होंगे कब रूट्स रियल नहीं होंगे, ये सारी चीजें देखी है। इसी से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस तुमको अभी करा रहा हूँ, मतलब कंसेप्ट के लेवल पे एक दो क्वेश्चंस ले रहा हूँ मैं, और उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस अभी घर के लिए भी यहीं पे मेंशन कर दूंगा, यहाँ मेंशन कर दूंगा या फिर A4 शीट पे लिख के तुम लोगों के लिए डाल दूंगा ग्रुप में, तो जैसे भी कर ले हम। तो पहले कुछ एक बार कंसेप्ट देख लेते हैं जो मैं करवाना चाहता हूँ, रिवाइज करा लेते हैं छोटे छोटे। मुझे ये बताओ कि जो क्वेश्चंस मैं चाहता हूँ कि तुम लोग देखो, ये तो स्टैंडर्ड हो गया हमारा डिसाइड कि हम पहले थ्योरी करेंगे, फिर जेई मेन के क्वेश्चंस करेंगे, और उसके बाद जेई एडवांस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तुम लोग प्रैक्टिस करोगे। बीच बीच में मैं कुछ क्वेश्चन डालता रहूंगा ग्रुप में। मुझे ये बताओ कि कुछ पीवाई क्यूज हैं जो मैं चाहता हूँ तुम लोग प्रैक्टिस करो इन कंसेप्ट से रिलेटेड जो हम कर रहे हैं। तो वो पीवाई क्यू मैं एक A4 शीट में ग्रुप पे लिख के दे दूं कि भाई IIT 1989 2 मार्क्स ऑब्जेक्टिव, इस तरीके से IIT 1995 5 मार्क्स ऑब्जेक्टिव, इस तरीके से ग्रुप पे लिख के डाल दूं एक A4 शीट में, या कैसे करूं बताओ, या यहीं पे मेंशन कर दूं अभी? ग्रुप पे ही दे देना सर। ठीक है, तो मैं एक काम करूंगा, अभी ये जो क्लास पढ़ा रहा हूं मैं, इस क्लास को खत्म करने के बाद आज के कुछ क्वेश्चंस जो आज की क्लास से रेलिवेंट हैं, उन क्वेश्चंस को मैं भी ग्रुप पर डाल दूंगा। उसमें कुछ पीवाई क्यू होंगे IIT के, और कुछ उसमें मैं अपने अलग से स्टैंडर्ड डालूंगा, उनको भी डाल दूंगा। तो वो क्वेश्चंस फिर मैं अगली क्लास जब लूंगा, तो फिर अगली क्लास में थ्योरी करा के फिर कुछ क्वेश्चंस डाल दूंगा, और उसके बाद जो क्लास लूंगा वो करके फिर क्वेश्चन डाल दूंगा, और जब सारी थ्योरी खत्म हो जाएगी क्वाड्रेटिक की, तो मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लूंगा तुम लोगों से। ठीक है, ये हमारा मेथड रहेगा जब तक हमारी क्लासेस ऑनलाइन चल रही। तो मैं अभी क्लास के बाद ग्रुप पे क्वेश्चन डाल दूंगा। अभी मैं कुछ क्वेश्चन उठा रहा हूँ जो मैं डिस्कशन के लिए लेना चाहता हूँ क्लास में, ताकि हम लोग कंसेप्ट को रिवाइज कर सकें। देखो, एक क्वेश्चन है ये, IIT 2011 का है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन जेई मेन ने भी रिपीट किया था 2015 में मेरे ख्याल से। मेंस वाले एडवांस से काफी क्वेश्चन रिपीट करते हैं, और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में जो कंसेप्ट लगेगा वो कंसेप्ट IIT वालों ने अपने काफी क्वेश्चंस में यूज किया हुआ है। मैं ऐसे क्वेश्चन लूंगा जिनमें थ्योरी थोड़ी सी मैं एक्सप्लेन कर सकूं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अल्फा और बीटा रूट्स हैं x² - 6x - 2 = 0 के। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो B² - 4AC जब तुम निकालोगे तो वो पॉजिटिव आ जाएगा तुम्हारा, तो इसके रूट्स एग्जिस्ट कर जाएंगे। ठीक है, और क्वेश्चन में कह रहा है अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, ये दिया हुआ है अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। नाउ ही सेज कि an, उसने एक टर्म डिफाइन करी है, an = अल्फा पावर n माइनस बीटा पावर n, ये डिफाइन कर दिया उसने फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, 2-3 बार आए हुए हैं मेंस में भी एडवांस में भी। अलग अलग वैल्यू चेंज कर देते हैं बेसिकली वेरिएबल्स की, और क्वेश्चन निकालने को बोलते हैं, तो क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। ये इसकी वैल्यू निकालने को बोल रहा है कि अगर ऐसा है जो उसने लिख के दिया क्वेश्चन में, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी। तुम में से हो सकता है कुछ बच्चों को क्वेश्चन ऑलरेडी आता हो, आंसर मत बोलना, मैं इसको डिस्कस करूंगा तुम लोगों के साथ ताकि हम कंसेप्ट देख सकें। देखो तुम्हारे सामने क्वेश्चन बोर्ड पे है, ठीक है। अल्फा बीटा उसने दे दिया है x² - 6x - 2 = 0 का रूट है, और an दे रखा है अल्फा n माइनस बीटा n, और हमको निकालनी है a10 - 2a8 डिवाइडेड बाय 2a9 की वैल्यू। थ्योरी का ही पार्ट समझो। इस क्वेश्चन में एक कंसेप्ट आएगा, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत सारे क्वेश्चन यूज करते हैं IIT वाले, स्टैंडर्ड अप्रोच है। सोचो 2 मिनट के लिए। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, और जब मैं क्वेश्चन सोल्व करूंगा तो क्वेश्चन सोल्व करने की अप्रोच भी समझ लेना कि अप्रोच कैसे, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है किसी भी क्वेश्चन को, क्योंकि बच्चों को समझ नहीं आता क्वेश्चन शुरू कैसे करें। तो इसमें हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, a10 - 2a8 डिवाइडेड बाय a9। तो डाल देते हैं वैल्यू। a10 कितना होगा, a10 हो जाएगा अल्फा पावर 10 माइनस बीटा पावर 10
माइनस 2 इंटू अल्फा पावर 8 माइनस बीटा पावर 8 डिवाइडेड बाय अल्फा 9, दैट इज अल्फा 9 A9 मतलब माइनस, ये आ गया बच्चों, ठीक है। बोलो किसी को बोलना है कुछ इसमें, अभी दिख रहा है कुछ? सो क्वेश्चन में आपने डिनोमिनेटर में 2a9 लिखा है। हाँ 2A9 लिखा है बेटा, बिल्कुल सही है, तो मैं यहाँ पे 2A9 कर देता हूँ। थैंक्स फॉर पॉइंटिंग आउट, बिल्कुल ठीक है। बोलो किसी को बोलना है कुछ अभी इसमें, किसी को दिख रहा है कुछ? क्या करूं, बहुत बड़ी टाइम से। अब देखो जैसे ही तुम इसको आगे लेके जाओगे तो लॉजिकल क्या बनता है तरीका, लॉजिकल तरीका तुम्हें दिखता है कि यार ये बन रही है मेरे पास क्वेश्चन, यहां तक बच्चे आराम से पहुंच जाएंगे क्वेश्चन में, ज्यादातर यहां से मामला गड़बड़ होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि अब जो मैं कंसेप्ट यूज करूंगा वो सिर्फ इसी क्वेश्चन में नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होता है। वो ये है कि जो भी तुमको रूट्स दिए हुए हैं इक्वेशन और जो इक्वेशन दी हुई है, आईआईटी के बहुत क्वेश्चंस में इन रूट्स को दोबारा इक्वेशन में डाल के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। एक एग्जांपल मैंने लिया है अभी, और एग्जांपल ले लूंगा बाद में, जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे तुम्हें खुद दिखेगा। ये जो तुम्हें रूट्स दिए होते हैं इनको दोबारा इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके कई बार क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। कैसे? पुट करो, जैसे तुम पुट करोगे तुम्हें दिखेगा अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि अल्फा इसको सिक्स करेगा, अल्फा इसका रूट है। देखो नीचे देखो क्वेश्चन में क्या कहां पे पहुंच चुके हैं हम, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 यहाँ पे आया हुआ, देखो यहाँ पे बीटा स्क्वायर माइनस 2 आया हुआ, देखो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू कितनी होगी, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 6 अल्फा, और बीटा स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 6 बीटा, उठा के डाल दो वैल्यू क्वेश्चन में। बहुत स्टैंडर्ड अप्रोच है, आईआईटी वाले बहुत क्वेश्चन में यूज करेंगे इस चीज को। जो रूट्स दिए होते हैं उनको वापस इक्वेशन में डालो और देखो, अगर कहीं पे भी अटक रहे हो किसी क्वेश्चन में, नहीं सोल्व कर पा रहे हो, तो एक बार इसको दिमाग में दौड़ा लो कि ऐसा तो नहीं रूट्स को इक्वेशन में डालना हो। पुट कर रहा हूं मैं दोबारा, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 की जगह पुट कर रहा हूँ 6 अल्फा, तो ये हो गया अल्फा इंटू 8 इंटू 6 अल्फा माइनस बीटा इंटू 8 इंटू 6 बीटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू अल्फा पावर 9 माइनस बीटा पावर 9। हो गया क्वेश्चन। ऊपर से 6 कॉमन ले लो, अल्फा पावर 9 माइनस बीटा पावर 9, नीचे आ रखा है 2 इंटू अल्फा अल्फा पावर 9 माइनस बीटा पावर 9, आंसर 3। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, देखो जिस तरीके से हमने किया है, लेकिन ये जब आया था तो बच्चों को बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि ये दिमाग में नहीं आता, एकदम दिमाग में नहीं आता कि आप क्या करें, यहाँ पे आ गए थे। तो इसको मेमोरी में रखना, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन कराया है, ताकि थ्योरी का ही पार्ट है, कंसेप्ट समझ में आ जाए किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना है। बोलो पूछो, किसी को कुछ पूछना तो। ठीक है, करना है कुछ डिस्कस इसमें, चलूं आगे? क्लियर है। ठीक है बच्चों, देखो एक और क्वेश्चन, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इक्वेशन whose roots are, find the equation whose roots are alpha cube plus alpha square माइनस अल्फा प्लस 22। एक रूट ये है और दूसरा रूट है बीटा क्यूब प्लस 4 बीटा स्क्वायर माइनस 7 बीटा प्लस 35। सोचो जरा क्या कर सकते हो, 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए दिमाग लगाओ इसके अंदर। थ्योरी का पार्ट है, कंसेप्ट रिवाइज करने के लिए करा रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फा बीटा इसके रूट है, ऐसी इक्वेशन फाइंड करो जिसके रूट ये और ये हो। तो मान लेते हैं कि ये रूट गामा है और मान लेते हैं ये रूट डेल्टा है, तो क्या करोगे बताओ? हमको ये पता है कि जो इक्वेशन है वो एक्स स्क्वायर माइनस गामा प्लस डेल्टा एक्स प्लस गामा डेल्टा हो सकती है, लेकिन गामा प्लस डेल्टा और गामा डेल्टा निकालने के लिए तो तुम्हें दिख रहा है ना कि बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करूं फिर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, और ये सिमेट्रिक फंक्शन भी नहीं है, तो बहुत लंबी जाएगा क्वेश्चन। हो जाएगा लेकिन बहुत लंबी जाएगा। कोई और तरीका दिमाग में आ सकता है तो बताओ, सोचो जरा।
बोलो बेटा, बोलना किसी को कुछ? हेलो बच्चों, बोलो, कुछ डिस्कस करो। कैसे करोगे इसको? कराऊं कि नहीं कराऊं, छोड़ दूं, क्या करूं बताओ? सर अल्फा स्क्वायर की वैल्यू डाल देंगे सर 2x, ये 5 प्लस 2x माइनस 5। बच्चे लेकिन फिर भी बहुत लंबा हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू अगर तू यहाँ से डालेगा, अल्फा की वैल्यू कैसे सर निकालेगा यहाँ से? अल्फा कैसे निकालेगा यहाँ से? अल्फा क्यूब निकाल लेंगे ना इधर से, अल्फा से मल्टीप्लाई करके अल्फा डाल के इसी इक्वेशन में। देखो हमारा दोस्त कह रहा है कि इसको अल्फा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगी एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं अल्फा क्यूब निकाल लूँ तो अल्फा क्यूब आ जाएगा मेरा 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा। यस इसको उठा सर, के इसमें डाल दूँ, ये बोल रहा तू? यस सर। हाँ ठीक है, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो, ऐसे भी ट्राई कर सकते हो। मल्टीपल तरीके हैं ट्राई करने के, ठीक है, ऐसे कर सकते हो। वैसे अगर मैं एक मिनट, अल्फा क्यूब ये हो गया और बीटा क्यूब हो गया, बीटा क्यूब हो गया 2 बीटा स्क्वायर माइनस 5 बीटा, ठीक है। तो अगर मैं अल्फा क्यूब को ये डाल दूं इसमें, तो मेरा पहला रूट गामा आ जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 22 विच इज इक्वल टू 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा प्लस 22। देखो ये बोला दोस्त ने, विच इज इक्वल टू 3 इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 22। अब देखो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा कितना होगा, यहाँ पे डाल दो अल्फा, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा विल बी इक्वल टू -5। बहुत बढ़िया। तो इसको -5 को उठा के, इस -5 को उठा के अब यहाँ रख देते हैं, तो ये हो गया 3 इंटू -5 प्लस 22 विच इज इक्वल टू 7। बहुत बढ़िया बेटा, अच्छा किया, यही यही बताना चाह रहा था मैं। और सिमिलरली जो बीटा क्यूब है, अब बीटा क्यूब को उठा के यहाँ डाल दो, ये बीटा क्यूब आ जाएगा, तो यहाँ डालोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो डेल्टा आ जाएगा मेरा 2 बीटा स्क्वायर माइनस 5 बीटा प्लस 4 बीटा स्क्वायर माइनस 7 बीटा प्लस 35 प्लस 35, बिल्कुल ठीक है, विच इज इक्वल टू 2 बीटा स्क्वायर 4 बीटा स्क्वायर 6 बीटा स्क्वायर माइनस 12 बीटा। देखो दोबारा वही बन गया प्लस 35, तो ये हो गया 6 बाहर निकाल लो, अंदर हो गया बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा। बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा की वैल्यू -5, तो 6 इंटू -5 प्लस 35, आंसर 5। तो सम ऑफ रूट्स 12, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 35। एक इक्वेशन जिसके ये रूट्स होंगे वो होगी ये, इस इक्वेशन के रूट्स होंगे गामा और डेल्टा। बिल्कुल ठीक है बेटा, तो सबको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ। तो हर बार तुमको हमको बैल की तरह नहीं करना है कि हम सम ऑफ रूट निकालने बढ़ जाएं, हमको थोड़ा सा इक्वेशन को मैनिपुलेट करना है और चेक करना है कि किस तरीके से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। ये हमारे मित्र ने बहुत बढ़िया बात बनाई कि सर इस काम करो, इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर लो अल्फा से और एक्स की वैल्यू निकाल के यहाँ डाल दो। देखो तुमने, हमने डाला, क्वेश्चन सिंपली सॉल्व हो गया, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाता। तो इस टाइप की चीजें ध्यान रखना, क्वेश्चन में दिखेंगी तुम्हें काफी। किसी को कुछ पूछना है तो इसमें पूछो, वरना मैं फिर यहाँ से आगे बढ़ूंगा अभी और 2-4 और क्वेश्चन लूंगा कंसेप्ट के लिए। सर अगर अल्फा स्क्वायर पे भी सिंपलीफाई नहीं होती तो फिर सर अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? बच्चे इसमें चक्कर क्या है, अगर कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन वो देगा ना, तो वो कहीं ना कहीं इस टाइप का कोई ना कोई मैनिपुलेशन कर ही रहा होगा, तभी वो इस टाइप का क्वेश्चन दे रहा है। देखो मैं इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से करता हूँ तुम्हें समझाने के लिए कि मैनिपुलेशन अलग अलग तरीके से कर सकते हैं हम। तो सेम क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ एक और तरीके से, अगर ये चीज स्ट्राइक ना करे किसी के दिमाग में, क्योंकि ये तो देखो देख के पता चल रहा है कि इतने बड़े बड़े रूट उसने दे दिए गामा और डेल्टा, तो इट डजेंट मेक सेंस कि हम गामा प्लस डेल्टा निकालें और गामा डेल्टा निकालें और फिर सॉल्व करें। तो वो तो लग नहीं रहा कि ऐसा करने की कोई जरूरत है। लेकिन थोड़ा सा मैनिपुलेशन का एक और तरीका देखो, वही है वैसे तो जो दो अभी बताया था तुमने, जो हमने किया था, लेकिन एक और तरीके से अप्रोच करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि गामा मैंने पहला रूट लिया अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 20। अब मुझे ये पता है कि अल्फा स्क्वायर, अल्फा जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो मुझे पता है कि अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5 जो है वो 0 है, ठीक है। तो मैं इसको यूज करना चाहूंगा कहीं ना कहीं यहाँ पे, ताकि सिंप्लीफाई कर सकूं। एक तरीके से हमने किया जो मैंने अभी करके दिखाया, एक दूसरा तरीका देखो। तो मैं एक काम करता हूँ, इस अल्फा क्यूब को ऐसे लिखता हूँ कि इसको लिख देता हूँ मैं अल्फा स्क्वायर और वही इक्वेशन में डालता हूँ जो ऊपर दे रखी है मेरे को, ऐसे लिख दिया मैंने। तो ये अल्फा क्यूब तो यहाँ पे आ गया। अब ये -2 अल्फा स्क्वायर मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया यहाँ पे। यहाँ पे क्या था अल्फा स्क्वायर, मैंने क्या ऐड कर दिया -2 अल्फा स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ +3 अल्फा स्क्वायर, ऐसे लिख दिया। क्योंकि जब खोलूंगा तो दोबारा अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर क्या था माइनस अल्फा, मैंने क्या कर दिया +5 अल्फा, तो यहाँ पे क्या कर दूं -4 अल्फा। ऐसे भी कर सकता हूँ मैं, -6 अल्फा, सॉरी -6 अल्फा। तो ये भी एक तरीका हो सकता है क्वेश्चन को करने का। -22 ऐसे लिख दिया। ऊपर वाली इक्वेशन और नीचे वाली इक्वेशन सेम है, देखो बिल्कुल सेम है। इससे एडवांटेज क्या हुआ, इससे एडवांटेज ये हुआ कि मेरी ये चीज 0 हो गई है, मुझे पता है ये चीज 0 है, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई करेगा, ये तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो मैंने ये बना दिया वैसा का वैसा। तो ये मेरा वही आ गया जो नीचे आ रखा था पहले, जो दोस्त ने बताया था। ये देखो ये आ गया,
बस ये आते ही मैंने इसकी वैल्यू यहाँ से उठा के डाल दी, तो ये हो गया 3 × -5। तो इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हो क्वेश्चन को, अगर सोल्व करना है तो। मल्टीपल तरीके हैं क्वेश्चन सोल्व करने के। ठीक है, क्लियर है ये चीज? आगे बढ़ूं यहाँ से? यस सर। ठीक है बच्चों, तो हमने अभी बेसिक थ्योरी देखी रूट से रिलेटेड, और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको इस क्लास के बाद अभी ग्रुप पे डाल दूंगा जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन सिंपल होंगे, कुछ क्वेश्चन थोड़े मुश्किल होंगे, कुछ पीवाईक्यू डालूंगा, जेईई मेन के भी देख सकते हो। और एक काम करता हूं, मैं अब थ्योरी के दूसरे पोर्शन पे आ रहा हूँ। थ्योरी कवर कर लेंगे, फिर एंड में हम मिक्स क्वेश्चंस भी ले सकते हैं। आज की क्लास के बाद मैं क्वेश्चन डाल दूंगा ग्रुप पे। अब मैं आ रहा हूँ दूसरे एरिया पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थ्योरी से रिलेटेड है, इसको भी थोड़ा सा टच कर लेते हैं आज। एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दिस इज लोकेशन ऑफ रूट्स। अब लोकेशन ऑफ रूट्स का मतलब है कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c, इसके रूट्स कहां पे हैं? एक्स एक्सिस पे। दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों नेगेटिव हैं, दोनों 2 से बड़े हैं, दोनों 2 से छोटे हैं, दोनों के बीच में 2 है। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि भाई आपके रूट जो है एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, या दो, एक 3 से बड़ा है, एक 5 से छोटा है। इस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उसकी क्या थ्योरी है, एक बार वो हम गो थ्रू कर लेते हैं, समझ लेते हैं। कुछ केसेस बनेंगे इसमें। जैसे सबसे पहले सबसे सिंपल सा केस ले लेते हैं कि एक केस लेते हैं कि दोनों के दोनों रूट नेगेटिव हो। इसमें ना तुमको फॉर्मूले मेरे हिसाब से जो कुछ कंडीशंस आएंगी, हर केस की कुछ कंडीशंस होंगी, तो मैं तुम लोगों को सजेस्ट करूंगा, वैसे तो तुम्हारी कन्वीनियंस पे है कि तुम कैसे कंफर्टेबल रहते हो, लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा कि थ्योरी मतलब रिजल्ट्स को याद करने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट्स को समझने की कोशिश करो कि रिजल्ट्स डिराइव कैसे हो रहे हैं, क्योंकि लॉजिक समझ जाओगे तो अपने आप फिर मैनेज कर पाओगे। तो देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों रूट नेगेटिव है। अच्छे से एनालाइज कर लेते हैं, ग्राफ से भी एनालाइज कर लेंगे और अलजेब्रा से भी एनालाइज कर लेंगे, जिससे आइडिया लग जाए। अगर दोनों रूट नेगेटिव हैं तो दो पॉसिबिलिटी हैं। अगर ग्राफ से देखूं तो एक पॉसिबिलिटी ये है और एक पॉसिबिलिटी ये है। ठीक है, दोनों रूट नेगेटिव है, अल्फा लेस देन 0, बीटा बोथ लेस देन 0। तो अगर ये केस बनता है जिसमें मैंने पहले वाला ग्राफ बनाया, तो पहले वाले ग्राफ की क्या कंडीशन है? पहले वाले ग्राफ में a > 0 होगा, और अगर तुम ध्यान से देखो a > 0 है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है अल्फा इंटू बीटा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट है c/a, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट भी > 0 होगा, क्योंकि अल्फा और बीटा दोनों लेस देन 0 है, बोथ रूट्स आर नेगेटिव, अल्फा बीटा आर लेस देन 0, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट > 0 होगा। तो इस वाले केस में अगर तुम्हारा प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ? या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों नेगेटिव होंगे। c/a पॉजिटिव का मतलब हुआ कि c और a या तो दोनों पॉजिटिव हैं या फिर c और a दोनों नेगेटिव हैं। तो इसका मतलब इस केस में जो केस 1 बनाया है मैंने, ये पार्ट ए का जो ग्राफ बनाया है और ये पार्ट बी का ग्राफ बनाया है मैंने, या ए और बी नहीं लिखता, ए और बी तो हमारे कोएफिशिएंट्स हैं, 1 और 2 लिख देता हूँ। ये मैंने पार्ट 1 का ग्राफ बनाया और पार्ट 2 ग्राफ बनाया। दो पॉसिबिलिटी है ना, कि या तो ग्राफ ऐसा होगा या ग्राफ ऐसा होगा। तो अगर a > 0 है तो c भी > 0 होना जरूरी है, और अगर a लेस देन 0 है तो c भी लेस देन 0 होगा। ये दो चीजें आ गई हमारी निकल के। ठीक हो गई ये बात? और क्या निकल के आ रहा है? और निकल के आ रहा है कि जो सम ऑफ रूट होगा वो क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा, विच विल आल्सो बी विच इज इक्वल टू -b/a। ये भी लेस देन 0 होगा, क्योंकि अगर अल्फा लेस देन 0 है, बीटा लेस देन 0 है, तो -b/a भी लेस देन 0 होगा। अब जरा ध्यान से सोचो, अगर आपका a पॉजिटिव है और -b/a लेस देन 0 है, तो b को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा ना। अपने आप सोचो, a पॉजिटिव है तो b भी पॉजिटिव होगा, तभी तो ये -b/a लेस देन 0 होगा। और अगर a नेगेटिव है तो b को भी नेगेटिव होना पड़ेगा। खुद सोचो, मेरे बोलने से नहीं बात बनेगी। यहां से पता चलता है कि अगर a > 0 है तो b को भी > 0 होना पड़ेगा, या फिर अगर a लेस देन 0 है तो b को भी लेस देन 0 होना पड़ेगा, तभी -b/a लेस देन 0 होगा ओवरऑल। तो देख लो क्या कंडीशन आगे निकल के। अगर a और c > 0 है तो b भी > 0 होगा, अगर a और c लेस देन 0 है तो b भी लेस देन 0। तो इसका मतलब है ax² + bx + c = 0 के दोनों रूट नेगेटिव होंगे इफ a b c आर ऑफ सेम साइन।
अब इसको ध्यान रखने की जरूरत है कि नहीं है, आप अपनी कन्वीनियंस देखो कि मुझे ये याद करना है क्या, कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट नेगेटिव हैं तो एबीसी सेम साइन के होंगे, ये मुझे याद करना है, या मैं इसको अपने आप ड्राइव कर सकता हूँ जब जरूरत पड़ेगी। ये आप अपनी कन्वीनियंस देख लो कैसे करना है, लेकिन ये समझ में आना चाहिए आपको जो कुछ मैंने बोर्ड पे कर रखा है। तो आपको ये कंडीशन याद करनी है तो आप याद कर लो, कहीं पे लिखनी है लिख लो, और अगर मेमोरी समझ सकते हो कैसे आई है तो मेमोरी तो समझ लो, तरीका समझ लो कैसे निकालना है, क्योंकि बहुत सारे केस आएंगे, कितने याद करोगे। तो मैं तो कहूंगा इसको लॉजिक से समझो कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके दोनों रूट नेगेटिव है तो इसका मतलब है सारे कोएफिशिएंट सेम साइन के होंगे, या तो सारे कोएफिशिएंट पॉजिटिव होंगे या सारे कोएफिशिएंट नेगेटिव होंगे। अब मुझसे डिस्कस करो अगर कुछ डिस्कस करना है इसके लिए। बोलो। बच्चों क्लियर है सबको, चलूं आगे? ठीक है, तो हमको ये ध्यान रखना है कि अगर मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 और उसके दोनों रूट अगर नेगेटिव बोलता है मुझे क्वेश्चन, तो इसका मतलब है जो कोएफिशिएंट्स हैं a b c उन तीनों का साइन सेम होगा। केस 2, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। ये तुमको अपने आप एनालाइज करने के केसेस है वैसे तो, लेकिन कर लेना, मैं तो सजेस्ट करूंगा सब अपने आप एनालाइज कर लेना बाद में, लेकिन एक बार मैं करा देता हूँ क्योंकि देख लो एक बार। अगर दोनों रूट पॉजिटिव हैं, अब देखो क्या होगा। अब दोनों रूट पॉजिटिव हैं, ये कंडीशन बन सकती है, तो इसका मतलब अल्फा बीटा बोथ आर ग्रेटर देन 0। और देखो डी को तो ग्रेटर देन 0 लेके चल ही रहे हैं हम, डी को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेके चल रहे हैं। डिपेंड करेगा क्वेश्चन में, अगर वो बोलता है रूट्स आर इक्वल एंड पॉजिटिव, रूट्स आर इक्वल एंड पॉजिटिव, इक्वल एंड पॉजिटिव बोलेगा तो क्या करेंगे, डी ग्रेटर देन 0। सॉरी, रूट्स आर अनइक्वल एंड पॉजिटिव, डी ग्रेटर देन 0। रूट्स आर रियल एंड पॉजिटिव, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो डी ग्रेटर देन 0 लेके चलना है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेके चलना है, वो देख लेना। वो डिपेंड करेगा इक्वल दिया हुआ है कि डिस्टिंक्ट दिया हुआ है। नाउ दोनों रूट पॉजिटिव है, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। अगर दोनों रूट पॉजिटिव है तो अल्फा बीटा ग्रेटर देन 0, दैट मींस सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा will also be greater than 0 which is minus b by a greater than 0 होगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा will also be पॉजिटिव। तो ये दो चीजें आ जाएंगी। तो मास्टर कंडीशन तो यही होगी, ये वाली, ये मास्टर कंडीशन होगी हमेशा हर क्वेश्चन में, डिपेंडिंग ऑन डिस्टिंक्ट दिया हुआ है कि रियल दिया हुआ है। अगर सिर्फ रियल दिया होगा तो ये हो जाएगा, अगर डिस्टिंक्ट दिया होगा तो ऊपर वाला हो जाएगा। ठीक है, तो ये केस बन जाएगा। उसके बाद अगर वो बोलता है दोनों रूट पॉजिटिव है, तो देखो अब यहाँ से क्या आएगा। अगर दोनों रूट पॉजिटिव है तो माइनस बी बाई ए को पॉजिटिव होना जरूरी है। या तुम ये भी कह सकते हो ग्राफ से कि सर ये पॉइंट माइनस बी बाई 2a होता है, और क्योंकि अल्फा भी पॉजिटिव है और बीटा भी पॉजिटिव है तो ये तो जरूरी हो गया कि माइनस बी बाई 2a ग्रेटर देन 0 होगा। तो तुम माइनस बी बाई ए ग्रेटर देन 0 बोलो सम ऑफ रूट्स, या माइनस बी बाई 2a ग्रेटर देन 0 बोलो, बात एक ही है। इससे पता क्या चलता है, अगर माइनस बी बाई ए ग्रेटर देन 0 है तो बच्चे इसका मतलब साफ साफ ये है कि ए और बी अपोजिट साइन के होंगे। अगर ए और बी सेम साइन के हो गए तो माइनस बी बाई ए ग्रेटर देन 0 नहीं हो पाएगा। तो ए एंड बी ऑफ अपोजिट साइन, ए और बी अपोजिट साइन के होंगे, और सी का साइन ए जैसा ही होगा। क्यों होगा सी का साइन ए जैसा, इसलिए सी बाई ए ग्रेटर देन 0 है। ए एंड बी ऑफ सेम साइन अपोजिट ऑफ सी, ये आएगा रिजल्ट। ए एंड बी ऑफ सेम साइन अपोजिट टू दैट ऑफ बी, बी का साइन अपोजिट होना चाहिए, अपोजिट टू दैट ऑफ बी। ये रिजल्ट आ गया बच्चे। तो ये रिजल्ट बनेगा अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट पॉजिटिव हुए तो। देख लो, मतलब दोबारा वही बोल रहा हूँ, याद करना है कि समझना है। क्वेश्चंस आएंगे तब प्रैक्टिस होगी, लेकिन पता होना चाहिए क्या करना है। ये मास्टर कंडीशन होगी हमेशा, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या फिर डी ग्रेटर देन 0, डिपेंडिंग ऑन वेदर द क्वेश्चन इज सेइंग रूट्स आर रियल और क्वेश्चन इज सेइंग रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर रियल एंड डिस्टिंक्ट बोलेगा तो एक कंडीशन ये, दूसरी कंडीशन ये, और तीसरी कंडीशन ये। सर ए एंड सी होगा, ए एंड सी, सॉरी, यस, ए एंड सी ऑफ सेम साइन अपोजिट टू दैट ऑफ बी। बिल्कुल ठीक है बेटा, ये रिजल्ट आएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है ये वाला केस भी? यस सर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट नंबर 3।
both roots of opposite sign, both roots of opposite sign. अब अगर रूट्स अपोजिट साइन के होंगे तो मैं ये कह सकता हूं कि जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है वो पक्का से लेस देन 0 होगा, क्योंकि रूट्स अपोजिट साइन के हैं, एक रूट पॉजिटिव और एक रूट नेगेटिव है, तो मेरा प्रोडक्ट ऑफ रूट पक्का लेस देन 0 होगा। लेकिन सम ऑफ रूट्स के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता कि वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, क्योंकि डिपेंड करेगा नेगेटिव वाला ज्यादा नेगेटिव है कि पॉजिटिव वाला ज्यादा पॉजिटिव। यहां तक तो क्लियर होगा सबको? यस ठीक है, लेकिन एक चीज जरूर है, अगर कोई मुझे बोलता है कि बोथ रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन, तो मुझे ये पता है कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो तो पक्का ग्रेटर देन 0 होगा। अब की बार डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर दोनों रूट अपोजिट साइन के हैं तो इसका मतलब दोनों रूट इक्वल नहीं है। तो एक कंडीशन बनी डी ग्रेटर देन 0 और दूसरी कंडीशन बनेगी सी बाई ए लेस देन 0। सी बाई ए लेस देन 0 से क्या पता चलता है? सी एंड ए आर ऑफ अपोजिट साइन। सोच लो, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो इसके अंदर मुझसे एक बार। ठीक है, क्लियर है ये चीज? यस सर। यस सर। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब हाँ, आगे चल रहा हूं मैं यहां से, फिर 3 केस हो गए हैं। ठीक है, अब देखो, ठीक है, क्वेश्चंस तो मैं तुम्हें कुछ घर के लिए दूंगा ही। एक बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आया था इसी कंसेप्ट पे जो हमने अभी अभी किया है, तो मैं एक बार वो वाला क्वेश्चन तुम्हारे साथ डिस्कस कर लेता हूँ। थोड़ा मुश्किल है, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना, लेकिन वो इसी कंसेप्ट पे है जो हमने अभी भी किया है, तो मेरा मन कर रहा है कि मैं एक बार डिस्कस कर लूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा, ब्रैकेट में उसने दिया हुआ है अल्फा इज लेस देन बीटा, if alpha and beta are the roots of x square plus bx plus c is equal to 0, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, where c is less than 0 is less than b। अब देखो, c को उसने नेगेटिव कर दिया है और b को उसने पॉजिटिव कर दिया है, तो c और a जो है, a क्या है? a ऑलरेडी पॉजिटिव है और c नेगेटिव हो गया है, तो a और c अपोजिट साइन के हो गए हैं अब। ठीक है, आईआईटी का क्वेश्चन है ये। तो ये अल्फा एंड बीटा, अल्फा लेस देन बीटा है, तो अगर ऐसा है देन, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है एक तरीके से, इसलिए मैंने इसको लिया है अभी, ताकि एक बार कंसेप्ट हमारा डिवाइस हो जाए। किसी को कोई भी चीज समझ नहीं आ रही होगी तो पूछ लेना मुझसे। 0 अल्फा बीटा, वैसे तो ये काफी ऑब्वियस सा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी एक बार मैं इसको डिस्कस कर लेता हूं ताकि कंसेप्ट हमारा रिवाइज हो जाए। इस तरीके से उसने क्वेश्चन दिया हुआ है हमको। ठीक है, अब देखो, c लेस देन 0 है बच्चों और b ग्रेटर देन 0 है, तो जो सम ऑफ रूट्स है, सम ऑफ रूट्स कितना आएगा? सम ऑफ रूट्स इज माइनस b बाई ए अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट c बाई ए इज इक्वल टू अल्फा बीटा। जो प्रोडक्ट ऑफ रूट आएगा, c लेस देन 0 है और a तो आपका 1 है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो गया? पॉजिटिव। बच्चों समझ रहे हो मेरी बात? अब मैं सॉल्व कर रहा हूं इसको। सर आप ए यूज भी कर रहे हो, 1 यूज कर लो उसकी जगह। हाँ, एक ही बात है, एक ही बात है। इसमें a1 है, इसमें a1 है, तो मेरा जो c है, जो c है वो बेसिकली लेस देन 0 हो गया मेरा। a1 दे रखा है ना, ठीक है, a को 1 ले लो तुम, एक ही बात। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी, एंड माइनस बी विल बी लेस देन 0, एंड अल्फा बीटा विल बी इक्वल टू सी विच इज लेस देन 0। ये आ गया। अब अल्फा जो है वो लेस देन बीटा है, इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि ये तो ऑब्वियस है कि अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट आपका लेस देन 0 है तो एक रूट पॉजिटिव होगा और एक रूट नेगेटिव होगा। इसका मतलब हो गया बीटा जो है वो
पॉजिटिव हो गया और अल्फा जो है लेस देन 0 हो गया। यहाँ तक तो सबको क्लियर हो गया होगा ना बच्चों? Yes, sir. यस सर। अब इसमें एक चीज हो रहा है, इसमें उसने दे रखा है जो सम ऑफ रूट है वो भी नेगेटिव आ रहा है। अगर सम ऑफ रूट नेगेटिव है तो जो नेगेटिव वाला नंबर है विच इज अल्फा विल बी मोर नेगेटिव देन बीटा, क्योंकि तभी तो सम ऑफ रूट नेगेटिव होगा। ऐसा है, अल्फा जो है वो ज्यादा इधर होगा, ज्यादा नेगेटिव होगा, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो अल्फा प्लस बीटा लेस देन 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही होगा बताओ? D, sir. D. मॉड अल्फा बी, बी होगा बेटा। इसे देख लो, अच्छा क्वेश्चन नहीं है कंसेप्चुअली, और कुछ पूछना है तो पूछ लो, क्योंकि अल्फा बी से मतलब अल्फा नेगेटिव होगा बीटा पॉजिटिव होगा, ये तो पता चल रहा है। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ रूट सी नेगेटिव है, तो अल्फा बीटा नेगेटिव, अल्फा बीटा में से एक नेगेटिव आ गया एक पॉजिटिव आ गया, और क्वेश्चन में उसने दे दिया कि अल्फा लेस देन बीटा है, तो इसका मतलब ये ऑब्वियस हो गया कि अल्फा नेगेटिव और बीटा पॉजिटिव है। लेकिन अल्फा का मैग्नीट्यूड बीटा के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड। क्यों? क्योंकि दोनों का जो सम है वो नेगेटिव है, सम ऑफ रूट नेगेटिव है। सर इसको इससे भी तो देख सकते हैं सर, जो वर्टेक्स होती है -b/2 है सर, वो उस तरफ लेफ्ट की तरफ लाई करेगी जहाँ नहीं तो कैसे बताएगा? नहीं तो हाँ हाँ ठीक है कह सकता है लेकिन यहीं से तो कहेगा ना, जब तू ये कहेगा कि सर -b/a लेस देन 0 आ रहा है मेरा, इसका मतलब -b/2a भी लेस देन 0 आएगा, इसका मतलब जो ग्राफ का मेरा वर्टेक्स आएगा वो एक्स एक्सिस के इधर आएगा, इसका मतलब ये वाला ज्यादा नेगेटिव है। अगर तू सर, ये B- बोल रहा है तो बिल्कुल सही बोल रहा है। अगर तू B ये तो बोल रहा है तो बिल्कुल हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है। तू ये कह सकता है कि अल्फा और बीटा का जो मिड पॉइंट है वो नेगेटिव में आ रहा है सर। क्यों? क्योंकि सम ऑफ रूट नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब नेगेटिव वाला ज्यादा नेगेटिव है। ठीक है, कह सकता है। बच्चों मैं ना ये नहीं चाहता तुम लोग कंफ्यूज हो जाओ इन कंसेप्ट में, क्योंकि छोटे कंसेप्ट हैं, लेकिन ऑनलाइन में थोड़ी दिक्कत आती है, इसलिए मैं बड़ा धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ कि हल्के हल्के क्वेश्चंस लूँ। बाकी तुम लोग प्रैक्टिस करना इन क्वेश्चंस की, और नहीं होंगे तो मैं बैठा ही हूँ यहाँ पे डिस्कशन करने के लिए। अभी मैं इस क्लास के बाद एक A4 शीट बना के क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा कि कौन कौन से PYQ IIT वाले तुम्हें करने हैं। सिर्फ IIT वाले लिखूंगा मैं, जेई मेन वाले तुम देख लेना अपने आप, और कुछ क्वेश्चन मैं अपने दूंगा पर्सनल प्रैक्टिस के, वो भी कर लेना। कहोगे तो अगली क्लास में डिस्कस कर लूंगा वो, नहीं तो फिर मैं अगली क्लास में और थ्योरी करा के फिर आगे बढ़ूंगा। अभी कुछ पूछो, पूछना है तो, जो कुछ मैंने अब तक किया है उससे रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो पूछो। सर आप क्वेश्चन नंबर लिखेंगे या फिर क्वेश्चन उतारेंगे पूरा? बच्चे मैं लिख दूंगा कि IIT ऐसे लिख दूंगा, IIT 2001 एक नंबर ऑब्जेक्टिव ऐसे करके लिख दूंगा, कहेगा तो चल जाएगा उससे मेरे ख्याल से। यस सर। ठीक है, बाकी मैं कुछ अपने क्वेश्चंस दूंगा तो वो तो मैं पेपर पे लिख के दे दूंगा। सर फिलहाल के लिए सर आप वाले कर लें, अगर वो खत्म हो जाए तो और बचे हुए क्वेश्चन। हाँ हाँ मेरे तो होंगे ही 5 7 8 10 क्वेश्चन होंगे, बाकी जेई मेन IIT वाली PYQ दूंगा थोड़े बहुत, देख लेना। मतलब मैं ना बेसिकली वो क्वेश्चन देना चाहता हूँ जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो, जिनसे तुम थोड़ा सा हैंडल कर सको उन क्वेश्चंस को आगे। अच्छा एक कंसेप्ट कराना है मुझे, मैं आगे चलूँ यहाँ से, अभी मिटा दूं इसको मैं? ठीक है, 1 2 3। बच्चों मैंने ना एक दो चीजें आपको अभी लोकेशन ऑफ रूट से रिलेटेड जस्ट शुरू किया है कंसेप्ट कराना, क्योंकि लोकेशन ऑफ रूट में हमारे 7 8 केस बनते हैं, हमने 2 3 केस देखे हैं शुरू शुरू के सिंपल वाले। अगली क्लास से पहले अगर तुम लोग देख सको थ्योरी कहीं से रिवाइज कर सको तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर मैं कराऊंगा उनको। एक क्वेश्चन मैं आपको आज दूंगा विच विल बी, कौन सा है मैं बता ही देता हूँ, IIT 2006 3 नंबर का, IIT 2006 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में, MCQ ऑब्जेक्टिव में। ये वाला क्वेश्चन आप जब करने जाएंगे तो आपको एक कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी, वो कंसेप्ट अगर मैं नहीं बताऊंगा तो क्वेश्चन फंस जाएगा, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको मैं एक कंसेप्ट छोटा सा अभी करा दूं। एक ट्राइंगल है, ये कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी, और ये कंसेप्ट को याद रखना, इसकी ना आगे हमको आगे भी मतलब बाकी IIT में ही मैथ्स का कंसेप्ट है, जरूरत पड़ती रहेगी। सपोज करो बच्चों एक ट्राइंगल है ABC, इसकी स्मॉल साइड ABC ले लेते हैं, ये मान लो ट्राइंगल है। तो इफ ABC are the sides of a triangle, then तो एक लिमिट होती है, एक लिमिटिंग वैल्यू आती है, देन A² + B² + C² divided by AB + BC + CA is always less than equal to and always greater than equal to। इसकी लिमिटिंग वैल्यूज आती है बच्चों। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू किसी को पता है कि अगर ABC एक ट्राइंगल की साइड्स हैं तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? चलो मैं इस कॉन्सेप्ट को करा लेता हूँ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखो ABC किसी भी ट्राइंगल का पार्ट हो या ना हो,
ये चीज तो हमेशा वैलिड रहेगी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2ab, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2bc, एंड ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2ab। ये तो सबको पता होगा क्योंकि ये कहां से आया, सीधा परफेक्ट स्क्वायर से आ गया कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ abc whether abc are parts of a triangle or not। हाँ बोलो। सर लास्ट वाले में 2ac होगा ना? हाँ 2ac होगा लास्ट वाले में। ये जो मैंने अभी लिखा है बच्चों, ये हमेशा ट्रू होगा चाहे एबीसी ट्राइंगल का पार्ट हो या ना। आप इन तीनों इनइक्वालिटी को ऐड कर दीजिए। जैसे आप ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2ab प्लस bc प्लस ca। तो यहां से निकल के आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर by ab plus bc plus ca is always greater than equal to 1. This is irrespective of the fact whether abc are parts of a triangle or not. This will always be valid. ये जो LHS की inequality है, a square plus b square plus c square is greater than equal to 2abc, 2a is greater than equal to ab plus bc plus ca will always be valid. ये चीज आप AMGM से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? a square plus b square by 2 is greater than equal to second root of a square b square, which gives you a square plus b square is greater than equal to 2ab। चाहे AMGM से कर लो चाहे बेसिक स्क्वायर वाली इनइक्वालिटी से कर लो, इस रिजल्ट को हमेशा याद रखना कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज बाय ab प्लस bc प्लस ca इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये आगे इसकी लोअर साइड की वैल्यू। जब आप IIT 2006 का 3 मार्क का क्वेश्चन करने जाएंगे तो आपको इस क्वेश्चन की, इस कंसेप्ट की वैल्यू वहां पे दिखेगी। इसको मेमोरी में रखना। अब मैं इसकी राइट हैंड साइड की लिमिट निकालूंगा, उसके लिए मैं ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज को यूज करूंगा। तो किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, वरना मैंने जो नीचे इनइक्वालिटी लिखी हुई है इनको मिटाऊंगा मैं, ताकि इसी पेज पे राइट हैंड साइड की इनइक्वालिटी को भी सॉल्व कर दूं। ठीक है, मैं मिटा रहा हूं इसको, नीचे वाले को जो लिखा हुआ है ये सब मिटा रहा हूं मैं। किसी को कुछ पूछना तो पूछ लो अभी कैसे आया ये। ठीक है बच्चों, तो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये जो LHS की इनइक्वालिटी है, मतलब इसकी जो मिनिमम लिमिटिंग वैल्यू है, वो ABC कोई भी नंबर हो, रियल नंबर, हमेशा वैलिड रहेगी चाहे वो पार्ट ऑफ ट्राइंगल हो या ना हो। अब हम जा रहे हैं RHS की वैल्यू निकालने के लिए, और हम यूज करेंगे ये फैक्ट कि अगर वो एक ट्राइंगल का पार्ट होंगे तो क्या हो जाएगा। नाउ cos A is equal to B square plus C square minus A square divided by 2BC, which is always less than equal to 1. Which is always less than equal to 1. Similarly, A square plus B square minus C square by 2AB is always less than equal to 1, that is cos B. And similarly, B square plus A square minus C square divided by 2AB will always be less than equal to 1. एक मिनट, दोनों ऊपर नीचे की दोनों इक्वेशन एक जैसी हो गई, उनको मैं चेंज कर देता हूँ। दिस विल बी cos C B square plus A square minus C square by 2AB cos C, and this will be cos B। ये बनेगा बच्चों, ठीक है, ये रिजल्ट हमको जो पता है, B square C square और AC, ये आ गया। अगर ABC स्मॉल ABC एक ट्रायंगल की साइड होंगी तो ये होल्ड करेगी। इसको इधर ले जाओ 2BC को, 2AB को इधर ले जाओ, 2AC को इधर ले जाओ, तीनों को ऐड कर दो, तो ये बन जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर 2 टाइम्स इज लेस देन इक्वल टू 2 टाइम्स, नहीं 2 नहीं आएगा, इज लेस देन इक्वल टू 2 टाइम्स A स्क्वायर से पर, हाँ ठीक है, आप ठीक, AB प्लस BC प्लस CA, ये आ जाएगा बच्चों। अगर ABC एक ट्राइंगल की साइड हुई तो इसका मतलब है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर विल डिवाइडेड बाय AB प्लस BC प्लस CA विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू 2। ये बनी इनइक्वालिटी, इसको ध्यान रखिएगा, ये IIT के क्वेश्चन में यूज होगी। ये अगर ABC एक ट्राइंगल की साइड्स हैं तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर डिवाइडेड बाय AB प्लस BC प्लस CA की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आपके सामने बोर्ड पर है। काइंडली रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज इंपॉर्टेंट। You will be directly using this concept in this question जो आप सॉल्व करोगे बाद में। किसी को कुछ पूछना है इससे रिलेटेड जो कंसेप्ट बोर्ड पे है तो पूछ लो एक बार। सर ये cos A और cos B वाला ये कहाँ से आया?
बेटा कॉस ए कॉस बी कॉस सी है ना, फॉर्मूला होता है ना कोसाइन का ट्रायंगल में। अगर एबीसी साइड्स ऑफ ट्रायंगल है तो कॉस ए का फॉर्मूला होता ही है, और कॉस ए हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होगा। हेलो, पूछो, कुछ पूछना तो। बच्चों क्लियर है कंसेप्ट? यस सर। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, आगे चल रहा हूं मैं यहाँ से। पूछना तो नहीं है किसी को कुछ अभी? नो ठीक है बच्चों, तो मैं एक काम करता हूँ, तुम कहो तो थोड़ी सी और थ्योरी करा दूं मैं इसकी, लोकेशन ऑफ रूट्स की, या क्वेश्चंस दे दूं बस अब? सर हाँ बोलो। फिर जो पिछले वाला कौन सा था सर, ये cos a इज इक्वल टू वाला, हाँ हाँ सर इसमें हम cos को सर 1 अपॉन sec करके सर sec a का फॉर्मूला 2bc अपॉन b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाला बन जाता ना, हाँ हाँ तो सर उसको ग्रेटर देन 1 करके सर, तो उसकी हाँ अगर हम हाँ वैल्यू निकालेंगे तो एक, सर a प्लस b स्क्वायर उसकी वैल्यू हाफ से ज्यादा आ रही है। नहीं नहीं, सही तो कर रहा है यार, कंफ्यूज क्यों हो रहा है? सर हम इसको कॉस sec ए, में convert एक करें मिनट, तो एक मिनट रुक जा भाई, एक मिनट रुक जा। तो कंफ्यूज क्यों कर रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। वही चीज तो है, तू ऐसे ऐड कर ले या वैसे ऐड कर ले, उससे क्या फर्क पड़ रहा है यार? ये चीज हमेशा 1 से कम होगी, इसका मतलब सेक हमेशा 1 से ज्यादा होगा। इसका मतलब 2bc डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 से बड़ा हो जाएगा। यस इसका सर। मतलब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2bc हो गया। तो यही तो लिखा था मैंने भी, और क्या लिखा था? एक ही तो चीज है, कोई अंतर थोड़ी है भाई, बता क्या अंतर है? ऐसी छोटी चीजों में क्यों कंफ्यूज हो रहा है दोस्त? यही तो लिखा था हमने भी। यस सर, मैं अब जो तू सर ऐड कर ले, इन तीनों को ऐड कर ले, इन तीनों को जैसे ऐड करेगा वही रिजल्ट आ जाएगा तेरा। ठीक है, यस सर। चलो, और किसी को कुछ पूछना तो नहीं बेटा अभी? ठीक है चलो, तो एक काम करते हैं, मैंने हम लोगों ने बेसिक क्वालिटी इक्वेशन के कुछ कंसेप्ट देखे रूट्स की टर्म्स में, कि इसके अगर रूट्स आगे पीछे होंगे, अल्फा प्लस बीटा होगा रूट, अल्फा अल्फा बीटा की प्रॉपर्टीज देखी हमने। और उसके बाद हमने लोकेशन ऑफ रूट्स का बेसिक कंसेप्ट देख लिया। लोकेशन ऑफ रूट्स में हमने वो केस देखे हैं जिसमें रूट्स या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, और उससे रिलेटेड कुछ छोटी छोटी चीजें देखी हैं। अब मैं आपको यहाँ तक से रिलेटेड जो कंसेप्ट हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस अभी लिख के भेज देता हूँ ग्रुप पे, कौन कौन से करने हैं। और उसके बाद जो अगली क्लास होगी उसमें हम लोकेशन ऑफ रूट्स के जो आगे के कंसेप्ट हैं, कि कोई दोनों रूट एक नंबर से बड़े हों, दोनों रूट एक नंबर से छोटे हों, उस टाइप के क्वेश्चंस और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस जो होंगे वो मैं आपको अगली क्लास में करा दूंगा कंसेप्ट, और उसके क्वेश्चंस भी दे दूंगा। और उससे अगली क्लास में हम सारे के सारे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के मिसलेनियस क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लें। ठीक है, तो आज की क्लास से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको अभी भेज दूंगा। एक कंसेप्ट और करा रहा हूँ अभी, लोकेशन ऑफ रूट्स तो मैं अगली क्लास में कराऊंगा। अब लोकेशन ऑफ रूट्स में शेयर करूंगा, एक बार देख लेना सारे लोग। हम लोगों ने पहला केस देखा है जिसमें दोनों के दोनों रूट नेगेटिव हैं, ये कंसेप्ट हमने देखा है। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, बोथ रूट आर नेगेटिव, ये हमने देखा है। उसके बाद हमने देखा बोथ रूट आर पॉजिटिव। उसके बाद हमने एक केस देखा, इसमें रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन, अपोजिट साइन। ये 3 केस हम देख चुके हैं, रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन। ठीक है, इसके बाद जो हम केस देखेंगे मैं एक बार मेंशन कर देता हूँ, जिससे आपके पास अगर कोई किताब हो, कॉपी हो, तो आप रिवाइज कर लें, क्योंकि वो थोड़ा दिक्कत पड़ती है बच्चों को समझने में। एक बार देख लोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। जो अगला केस होगा वो होगा बोथ रूट्स, एक बार लिखवा रहा हूं मैं सारे सारे केस। बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन अ नंबर के, ग्रेटर देन के, कोई नंबर ले लेंगे के, दोनों रूट उससे बड़े होंगे। उससे जो अगला केस होगा, अब मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि आपको ये रिजल्ट याद करने हैं कि समझने हैं, आप देख लो। मेरे हिसाब से समझना बेटर रहता है अगर आप खुद अराइव कर सको। उसके बाद अगला केस होगा बोथ रूट्स आर लेस देन के, कोई नंबर ले लेंगे के, दोनों के दोनों रूट उससे कम हो जाएंगे तो क्या होगा। देन वी विल लुक एट अ केस वेयर के लाइज बिटवीन द रूट्स। एक ये केस हो सकता है कि के जो है दोनों रूट्स के बीच में लाई करे, कि मैं आपको इक्वेशन दे दूं और बोल दूं कि भाई 4 जो है इसके दोनों रूट के बीच में है, तो एक रूट 4 से बड़ा है, एक रूट 4 से छोटा है। तो उस केस में आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ बढ़ सकते हैं, वो एक बार सोचिएगा। उसके बाद जो एक और अगला केस आएगा
वो आएगा रूट्स लाई बिटवीन k एंड k1 एंड k2, रूट्स लाई बिटवीन k1 एंड k2, ये दो नंबर हैं, दोनों रूट्स उसके बीच में हैं। ये आईआईटी वालों ने काफी यूज किया हुआ ये वाला केस क्वेश्चंस में, तो एक बार अंडरस्टैंडिंग डाल लीजिएगा, किसी किताब में दिख जाए तो रिवाइज कर लीजिएगा, बेटर रहेगा, नहीं तो मैं अगली क्लास में कराऊंगा। ऑनलाइन मीडिया में थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए सिर्फ मैं मेंशन करवा रहा हूँ, पॉइंटर्स दे रहा हूँ कि एक बार देख लेना। रूट्स आर रियल एंड रूट्स लाई बिटवीन k1 एंड k2। उसके बाद एक और केस बनता है इसके अंदर कि k1 एंड k2 बोथ लाई बिटवीन रूट्स, k1 एंड k2 बोथ लाई बिटवीन रूट्स, ये दोनों के दोनों जो नंबर हैं k1 और k2 दोनों के दोनों रूट्स के बीच में लाई करेंगे, एक ये केस बनेगा। और एक और केस बनेगा लास्ट केस, नाइन्थ केस, exactly one number will be between k1 and k2, exactly one root lies between k1 and k2। तो ये केस बनेंगे बच्चों, तो ये केस हमने आज देखे हैं, ये तीनों केस, और ये पांचों छह केस जो भी हैं ये हम अगली क्लास में मैं देखूंगा इनको, प्लस हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का रिजल्ट देखेंगे। अगली क्लास में हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडे को लूंगा, मंडे या ट्यूसडे में लूंगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में, ट्यूसडे मान के चलो, तो तुम लोग मंडे तक अपना ये सारा जो मैं आज क्वेश्चन दूंगा वो एक बार करके रख लेना, ठीक है? मंडे तक का क्वेश्चन कर लेना, आज का कल का दिन है तुम्हारे पास, मंडे तक करके रखना, मंडे या ट्यूसडे में क्लास लूंगा मैं, और जो भी क्वेश्चन मुझसे डिस्कस करने हो कर लेना, वरना अगली क्लास को खत्म करने के बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं सारे सारे क्वेश्चन एक बार डिस्कस कर लूंगा। अभी मैं इसका वीडियो अपलोड कर दूंगा और कुछ क्वेश्चन ग्रुप पे डाल दूंगा। हाँ बेटा बोलो। सर आप मॉड्यूल में फिल दे देना सब कुछ क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट चलो ना। क्या बोल रहे हो बेटा? हेलो, बोलो बोलो। सर आवाज नहीं आ रही थी अभी आपकी। अच्छा अभी आ रही है मेरी आवाज? यस सर। हाँ नहीं मेरी तो आ रही है, वो मित्र सर हमारा मैं कुछ कह बोल रहा रहा था था। कि मॉड्यूल, हाँ बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो? मॉड्यूल में से भी सर क्वेश्चन दे देना सर, उसमें भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है सर, अगर जो कॉन्सेप्ट चलो ना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। मैं देख लूंगा सर बेटा सीएसआरएल मॉड्यूल, वाला मॉड्यूल। मैं देख लूंगा, मैंने मॉड्यूल देखा नहीं है, लेकिन मैं अभी तुम्हें आईआईटी के पीवाईक्यू दूंगा और कुछ अपने क्वेश्चंस दूंगा, ठीक है? उसके अलावा जेई मेन के क्वेश्चंस तुम प्रैक्टिस, जेई मेन के सारे क्वेश्चंस तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए हैं, ठीक है? मॉड्यूल के भी क्वेश्चन देख लूंगा मैं, मुझे कुछ अच्छे क्वेश्चन दिखेंगे मैं भेज दूंगा उसमें, ठीक है? फिर आज की क्लास छोड़ देता हूँ, हाँ आज की क्लास छोड़ देता हूँ फिर यहीं पे, अभी आगे चलते हैं फिर, है ना? अगली क्लास में करते हैं फिर, ठीक है बेटा? चलो मैं इसको अपलोड कर देता हूँ वीडियो को और क्वेश्चंस एक बार ग्रुप में डाल देता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है बच्चों? मिलते हैं फिर, ध्यान रखना। किसी को पूछना तो नहीं है कुछ आज की क्लास से रिलेटेड कुछ भी? नो सर। चलो ठीक है बेटा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, कर रहा हूँ मीटिंग बंद।